हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज पूरा ड्रामा सेक्शन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड इसमें ना 150 क्वेश्चंस हैं जो आपकी मैराथन है ये। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, ये मैराथन है 150 क्वेश्चंस का। तो जितना पॉसिबल हो पाया था उतना मैंने इसमें क्वेश्चन ले लिए हैं। आपके स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो वाले भी क्वेश्चन इसमें मैंने ले लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्ड है इसलिए 4 दिन से वीडियो नहीं आई थी, और आज मैं इसीलिए उस 4 दिन का भरपाई कर रही हूँ, इसलिए आपको मैराथन दे रही हूँ। बाकी जो हमारा जो एलटी की जो थ्योरी क्लासेस चल रही थी वो अभी पॉज है, जिसमें से हम 67 वीडियो, आई थिंक 67 ही वीडियो कर लिए हैं। वो अब मैं जैसे ही फ्री होंगी ना तो उसको मैं करा दूंगी जल्द ही, बीच बीच में जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम वो थ्योरी वाली क्लासेस देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस जहाँ पे भी मिले करते रहिए हर जगह, क्योंकि इस टाइम बस प्रैक्टिस करना है। और थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में कहीं पे भी फंस रहे हैं आप कि हाँ ये चीज़ें मेरी क्लियर नहीं हो, उसकी थ्योरी जरूर देखें। जैसे मूवमेंट वाइज आपका कहीं क्लियर नहीं है, एक्सप्रेशनिज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, क्लोनियल है, पोस्ट क्लोनियल है, अगर आपका नहीं है, कहीं हो पा रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बाकी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हो रही है, तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैं आज ही अगर टाइम मुझे मिलता है तो मैं आपको क्लोनियल लिटरेचर आज ही पढ़ाऊंगी। क्लोनियल लिटरेचर से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, ये क्या चीज़ें हो, ये क्लोनियल लिटरेचर होता क्या है, और इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो हम पढ़ेंगे। आज ही मैं इसकी क्लास ले लूंगी अगर मुझे टाइम मिलता है तो। पहले हम एक 150 क्वेश्चन कर लें आज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ऑथराइज। अच्छा, लास्ट में जरूर बताना कि कितना आपने स्कोर किया है 150 क्वेश्चन में। ठीक है, इजी भी है, सारी क्वेश्चन इजी मॉडरेट टफ तो नहीं रखा गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ऑथराइज कलेक्शन फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस पब्लिश्ड। तो बताना है किस ईयर फर्स्ट ऑथराइज कलेक्शन आए थे, मीन्स फर्स्ट फोलियो किसके, शेक्सपियर के प्ले का। तो शेक्सपियर के प्लेज का जो फर्स्ट फोलियो आया था वो कब पब्लिश हुआ था। तो हम सभी को पता है कि शेक्सपियर का जो प्ले है, प्ले का पहला जो कलेक्शन आया था, पहला पब्लिश्ड जो कलेक्शन आया था, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फोलियो, ये कब आया था, ये शेक्सपियर के डेथ के बाद 1623 में पब्लिश हुआ था। इसमें मैकबेथ और 12th नाइट जैसे जो प्लेज हैं वो इंक्लूड थे। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो राइट आंसर यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मैकबेथ इज प्राइमरली क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजेडी। तो मैकबेथ को ना किस टाइप की ट्रेजेडी को, मतलब किस टाइप की ये ट्रेजेडी है, क्लासिफाइड किया गया है मेनली अगर देखा जाए। रिवेंज ट्रेजेडी है, साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है, हीरोइक ट्रेजेडी है, न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी है। कौन सी ट्रेजेडी है ये। देखिए रिवेंज तो उसमें होता नहीं है ना, रिवेंज लिया जाए, रिवेंज वाला है नहीं। हीरोइक ट्रेजेडी बचा, न्यू क्लासिकल, साइकोलॉजिकल। यहाँ पे हम देखेंगे तो न्यू क्लासिकल भी नहीं है, बचे आपके पास बी एंड सी। तो बी एंड सी में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। देखिए मैकबेथ जो है ना, मैकबेथ एक ऐसी ट्रेजेडी है ना, साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है मैकबेथ, क्योंकि ये जो बाहर यानी कि जो आउटसाइडर जो फॉर्चून है, उसके बजाय इंसान के अंदर, इंसान के मन में, यानी कि इंसान के मन में अंदर चलने वाले डुअल, यानी कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, जैसे इंसान के मन में डुअल चल रहा है, गिल्ट चल रहा है, डर, इसी पर बेस्ड है। तो मन के अंदर, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी हो जाएगा, ना कि बाहर की कोई चीजें दिखाई गई हैं। जितने कैरेक्टर आप खुद देखो, मन के अंदर सारे द्वंद्व चल रहे हैं, गिल्ट चल रहा है, डर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच कैरेक्टर सर्व्स एज द मॉरल फॉइल टू मैकबेथ। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कैरेक्टर है जो मैकबेथ के लिए मॉरल फॉइल की तरह एक्ट कर रहा है। मैकबेथ के लिए किंग डंकन है, मैकडफ है, बैंको है, मेलकम है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बैंको जो है, बैंको की बात करेंगे। बैंको को मैकबेथ का जो मॉरल फॉइल कहा जाता है, बैंको को कहा जाता है मैकबेथ का मॉरल फॉइल। क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंको एक ऐसा कैरेक्टर है ना, जो अपनी मोरालिटी के जरिए मैकबेथ की बुराई और गिरते हुए कैरेक्टर और अधिक क्लियरली दिखाता है, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाता है। सो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ये क्या करता है, बैंक को अपनी नैतिकता के जरिए मैकबेथ की बुराई भी दिखा देता है, मैकबेथ का गिरा हुआ कैरेक्टर भी दिखा देता है बहुत ही क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज द थीम डिफाइनिंग एंड कोड फ्रॉम विच प्ले। तो ये किस प्ले की लाइनें हैं, एक थीम डिफाइनिंग कोड है किस प्ले की। तो ऑब्वियसली ये फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये क्यास मस हो सकता है अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, और अगर हम बात करें तो ये मैकबेथ की ही लाइन है। मैकबेथ की सबसे फेमस लाइनों में से एक है, जिसे 3 विचेस ने बोला था। इसे बोला किसने था, 3 विचेस ने बोला था। और ये प्ले की जो मेन थीम है, यानी कि आप मेन थीम बोल सकते हो, ठीक है, तो मैकबेथ से ही है। जो थीम है ना, शो ऑफ वर्सेस रियलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन 12, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 12th नाइट व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन वियला डिस्गाइज हरसेल्फ एज। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, सिजेरियो। 12th नाइट में जो वियला है वो जब शिप रैक होने के बाद अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिजेरियो नाम का लड़का बनकर ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ नौकरी करती है, तो सिजेरियो बन जाती है। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कॉन्फ्लिक्ट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस सेंटर्स ऑन लॉ जस्टिस वर्सेस व्हाट। देखिए जो इजी क्वेश्चन है उसको हम जल्दी करके निकल जाएंगे, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्टेटमेंट वाइज है, वहां पे थोड़ा टाइम लग सकते हैं। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस लॉ पर सेंटर्ड है, मीन्स जस्टिस वर्सेस व्हाट, ठीक है, जस्टिस के साथ वर्सेस और कौन सी लॉ पर ये सेंटर्ड है, पावर है, लव है, ह्यूमैनिटी है एंड ग्रीड है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ह्यूमैनिटी यानी कि मर्सी, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है जस्टिस वर्सेस मर्सी, क्योंकि साइलोक का कानून, मतलब साइलोक जो रहता है वो लॉ पर अड़ा रहता है, कानून पर, जबकि पोर्शिया दया की क्या कर रही है, अपील कर रही है। लेडी मैकबेथ डिसेंट इनटू मैडनेस इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे बताना है लेडी मैकबेथ का जो मैडनेस है, जो मैडनेस में पागलपन पे वो पूरी तरह से उतर आई थी, उसका रिजल्ट क्या था, फियर ऑफ मैकबेथ या लैक ऑफ पावर, की गिल्ट रिडन कॉन्शियस या विचेस स्पेल्स। तो हम सभी को पता है लेडी मैकबेथ शुरुआत में बहुत ही ज्यादा क्रूर रहती है, बहुत क्रूएल रहती है और सत्ता की भूखी रहती है ना। बट क्या होता है कि किंग डंकन के मर्डर के बाद, किंग डंकन के मर्डर में शामिल होने के बाद उसका जो गिल्ट है उसे पागल कर देता है, और वो इवन यहाँ तक पहुंच जाती है सुसाइड करने तक। तो यहाँ पे गिल्ट रिडन कॉन्शियस हो जाता। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच प्ले इज ऑफन कॉल्ड अ प्रॉब्लम प्ले बिकॉज ऑफ डिबेट ओवर इट्स एंटागोनिस्ट विक्टिमहुड। तो कौन सा प्ले है जिसे प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, ये बताना है। मैकबेथ है, 12th नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम प्ले की बात करेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस को ही प्रॉब्लम प्ले ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रॉब्लम प्ले इसलिए कहा जाता है इसमें ना, क्योंकि जो शाइलॉक है, शाइलॉक के कैरेक्टर को लेकर डिबेट होती है कि वो एक विलेन है या समाज का सताया हुआ विक्टिम है, ठीक है। शाइलॉक जो कैरेक्टर है ना, उसके लिए एक डिबेट है, एक बहस होती है कि जो शाइलॉक है वो वाकई में इस प्ले में विलेन है या समाज का सताया हुआ विक्टिम है, शिकार है। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम प्ले भी है, ट्रेजिक कॉमेडी भी है। इन 12th नाइट ड्यूक ऑर्सिनो इज इनिशियली इन लव विद हिम। तो 12th नाइट में जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो शुरुआत में किससे प्यार करता है, शुरू में ड्यूक ऑर्सिनो एक अमीर काउंटेस रहती है जिसका नाम ओलिविया रहता है, उसके प्यार में वो बीमार रहता है, जो अपने भाई के डेथ की शोक में डूबी हुई है। 7 ईयर्स तक वो किसी से मिलना नहीं चाहती, तो ये ओलिविया नाम के काउंटेस से प्यार करता है शुरुआत में। व्हाट इज द बॉन्ड रिक्वायरमेंट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑफ एंटोनियो फेल्स टू पे। अभी ऐसे भी क्वेश्चंस है ना कि ये प्ले कब आए थे, इसमें जानते हैं ये पूरा ड्रामा सेक्शन का क्वेश्चन होगा पूरा। 9 राइटर हैं आपके ड्रामा, शुरू होता है शेक्सपियर से, खत्म होता है ग्रीस कर्नाड पर, ठीक है। तो 9 राइटर है टोटल आपके ड्रामा सेक्शन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द बॉन्ड रिक्वायरमेंट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो फेल्स टू पे। वो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड, व्हाट इज द बॉन्ड रिक्वायरमेंट, मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो बॉन्ड है वो क्या रिक्वायरमेंट करता है अगर एंटोनियो चुकाने में असफल रहा तो। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अ पाउंड ऑफ फ्लेश की बात हो रही है ना, कि अगर वो पैसे नहीं चुका पाएगा तो एंटोनियो उससे अ पाउंड ऑफ फ्लेश ले लेगा। ये हुआ ना, शाइलॉक और एंटोनियो के बीच एक बॉन्ड की एक कंडीशन ये थी कि अगर एंटोनियो समय पर पैसे नहीं लौटाता है तो शाइलॉक उसके शरीर से, उसके बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लेश काट सकता है। खून थोड़ी ना मांगा था, सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लेश। मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ इज आइडेंटिफाई एज व्हाट। मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ है इज आइडेंटिफाइड व्हाट, किस रूप में आइडेंटिफाई किया गया है मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ, इनडिसीजन, जेलसी, एम्बिशन, क्रुएलिटी।
तो यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन है ये आपका। ट्रेजिक फ्लॉ जो है, यानी कि जो मैकबेथ का जो मेन गलती है, मुख्य दोष है, वो वॉल्टिंग एम्बिशन है, जो उसे एक वीर योद्धा से एक हत्यारा, इवन एक टेरेंट बना देता है ना। तो एम्बिशन ही है वॉल्टिंग एम्बिशन भी याद रखना। वॉल्टिंग एम्बिशन मतलब कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा, अनलिमिटेड महत्वाकांक्षा जो कभी नहीं खत्म होती। जो मैकबेथ शुरुआत में एक वीर योद्धा रहता है, अब वही एम्बिशन बढ़ते गया, उसे हत्यारा बनाया, उसे तानाशाह तक बना दिया। Who is the steward of Olivia's household who becomes a victim of social satire? तो यहाँ पे ओलिविया का जो हाउसहोल्ड है, ओलिविया का हाउसहोल्ड जो स्टीवर्ड है, वो कौन है जो सोशल सटायर का भी विक्टिम है? मालविलियो है। वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। मालविलियो जो है ना, ये ओलिविया का बहुत ही घमंडी स्टीवर्ड है। इसका मजाक उड़ाया जाना, इसे नीचा दिखाना प्ले का एक सोशल सटायर भी है। और इसी के जरिए शेक्सपियर ने क्या किया है, इसी मालविलियो कैरेक्टर के जरिए शेक्सपियर ने प्यूरिटन पर मजाक बनाया है। प्यूरिटन पर मैं इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। विच हिस्टोरिकल फिगर इन्फ्लुएंस द इनकल्सन ऑफ विचेस इन मैकबेथ? इसका बताना है कि क्या होगा। विच हिस्टोरिकल फिगर इन्फ्लुएंस द इनकल्सन ऑफ विचेस इन मैकबेथ, यहाँ पे हमें बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट इसलिए करेक्ट है क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट की जो थे, मतलब जो राजा जेम्स जो फर्स्ट थे, उनकी चुड़ैलों और जादू टोना में मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। जैसे चुड़ैलों वगैरह की कहानियाँ, जादू टोने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो उन्हीं को खुश करने के लिए, जेम्स फर्स्ट को ही खुश करने के लिए, उनके थॉट को ध्यान में रखकर शेक्सपियर ने मैकबेथ में चुड़ैलों को भी शामिल किया था। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। वियोला अराइव्स इन इलेरिया आफ्टर व्हाट इवेंट? वियोला इलेरिया में पहुंचती है आफ्टर व्हाट इवेंट, किस इवेंट के बाद? अ वॉर, इनहेरिटेंस, शिपरैक, एग्जाइल। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिपरैक। शिपरैक ही तो होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, पोर्शिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ लॉयर नेम्ड व्हाट? तो क्या है यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाल्थज़र। पोर्शिया जब कोर्ट में एंटोनियो को बचाने के लिए एक लॉयर के वेश में आती है, तो अपना नाम बाल्थज़ार बताती है। नेक्स्ट पे आएंगे, शेक्सपियर्स ड्रामाज आर नोटेड फॉर बीइंग बेस्ड ऑन व्हाट? ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेक्सपियर का जो प्ले है वो किसी स्पेशल किसी एरा के बजाय ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर नैतिक जो कॉन्फ्लिक्ट है या यूनिवर्सल इमोशन पर बेस्ड है, जो आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इमोशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं वो किसी एरा के लिए नहीं थे कि हाँ उसी एरा में आया और उसी एरा में फेमस हो गए, नहीं, वो आज तक शेक्सपियर के प्लेज फेमस है, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्लेज जो थे वो मनोविज्ञान पर बेस्ड है, नैतिक संघर्ष पर और भौमिक भावनाओं पर बेस्ड है, यानी कि यूनिवर्सल जो इमोशंस हैं। विच कैरेक्टर किल्स मैकबेथ इन द फाइनल एक्ट? तो मैकबेथ। नेक्स्ट, द थीम ऑफ फेस्टिविटी वर्सेस प्यूरिटनिज्म इज मोस्ट एविडेंट इन विच कैरेक्टर? बताना, अभी जस्ट मैंने ऊपर बता दिया है इस चीज को। तो मालविलियो ही वह कैरेक्टर है। मालविलियो को बहुत ही कठोर नैतिकता और आनंद का विरोध करना उसे जैसे प्यूरिटन लोग सोचते थे ना, उसकी सोच का प्रतीक बनाता है। वैसे ही मालविलियो भी था उसी टाइप का, ठीक है, जिसका टकराव प्ले के उत्सव और मस्ती वाले माहौल से होता है, फेस्टिविटी से होता है। तो मालविलियो इज करेक्ट। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की सेटिंग कहाँ रखी गई है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेनिस ही है। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी इटली के शहर वेनिस और बेलमोंट के इर्द गिर्द घूमती है। तो इटली के शहर वेनिस एंड बेलमोंट के इर्द गिर्द ही घूमती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन मैकबेथ द प्रोफेसी ऑफ विचेस अवेकन्स मैकबेथ हिडन व्हाट? तो बताना है यहाँ पे मैकबेथ में जो विचेस की प्रोफेसी थी वो मैकबेथ के कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, छिपी हुई क्वालिटी को जगा दिया, है ना। तो मैकबेथ क्या था, एक वफादार योद्धा था, एक फेथफुल योद्धा था,
नाइट था, लेकिन 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी ने उसके मन में राजा बनने की दबी हुई जो एम्बिशन उसको जगा दिया था। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, बेन जॉनसन इज प्राइमरली एक्सपोनेंट ऑफ विच मूवमेंट। बेन जॉनसन का हमें बताना है। जो बेन जॉनसन है, अगर मेनली देखा जाए, ये किस मूवमेंट के एक्सपोनेंट हैं? एब्सर्ड ड्रामा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, हीरोइक ट्रेजेडी, सोशल रियलिज्म। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन जो है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के प्रोमिनेंट राइटर हैं, जो मानव स्वभाव के उसके जो शारीरिक तरल पदार्थ है, हिंदी में बता रही हूँ मैं, यानी कि ह्यूमर्स के आधार पर समझाते हैं। यानी कि वो कहते हैं मानव शरीर के अंदर 4 प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं, उसी के आधार पर ये समझाते हैं, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट पे आएंगे, इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर काइटली रिप्रेजेंट विच एग्जैजरेटेड टेम्पेरामेंट। बताना है यहाँ पे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो काइटली है वो किस टेम्पेरामेंट को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करता है? कवर्डाइज है, ग्रीड है, जेलसी है, एम्बिशन है। तो काइटली करके एक कैरेक्टर है, वो बताना है। ठीक है, देखिए बात अगर हम करेंगे यहाँ पे जेलसी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो काइटली है, ये एक ऐसा बिजनेसमैन है जो अपनी ही वाइफ को लेकर बहुत ज्यादा जेलसी से भरा हुआ है। अपनी वाइफ को लेकर ना बहुत ज्यादा जेलसी से भरा हुआ, तो ये जेलसी स्वभाव का शिकारी है। यानी कि इसके अंदर जेलसी ज्यादा है, मतलब जेलसी वाला जो पदार्थ है ना इसके अंदर, वो कूट कूट के भरा हुआ है। और किसके प्रति? अपने ही वाइफ के प्रति शक करता रहता है, कुछ इस तरह। नेक्स्ट पे आएंगे, द थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स इज बेस्ड ऑन व्हाट। जो ह्यूमर की जो थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है? मेंटल हेल्थ पर, बॉडली फ्लूइड्स पर, सोशल क्लास, ये रिलीजियस बिलीफ सर। देखिए जो ह्यूमर्स का जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? बॉडली फ्लूइड्स पर। ये जो सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट ना एलिजाबेथ एरा के उस विश्वास पर आधारित है कि शरीर के 4 तरल पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं वो? आपके ब्लड है, फेम है, और कौन सा है? येलो बाइल है, और ब्लैक बाइल है। ठीक है, तो मनुष्य के जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पर्सनालिटी और उसके हेल्थ को क्या करता है? ये फोर फ्लूइड्स क्या करता है? मनुष्य के जो ह्यूमन के जो हेल्थ है और उसकी जो पर्सनालिटी उसको कंट्रोल करता है। हिंदी में अगर मैं बताऊं अपने भाषा में कि ये जो 4 फ्लूइड है ना, ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है। चारों बैलेंस वे में है तब तो ठीक है, लेकिन चारों में से कोई एक चीज एक्सेस हो गया तो इंसान उसी तरह एक्ट करने लग जाता है, जो बहुत ही बेवकूफ लगता है। जैसे कि ये काइटली था, काइटली के अंदर ना जेलेसी की जो भावना थी वो बहुत ज्यादा थी अपने वाइफ के प्रति। इसी वजह से ये वैसे एक्ट भी करता था, उस पर शक करता था, बहुत सारी चीजें। ठीक है, कोई अगर वो किसी से बात भी कर लेती थी तो भी उसको शक हो जाता था। बताओ, इतना ज्यादा जेलेसी वाला जो तरल पदार्थ था वो एक्सेस था। Who is the clever intriguer in every man in his humor? तो every man in his humor में जो क्लीवर इंट्रिगर है वो कौन है? कैप्टन बोबाडिल है, नोवेल है, ब्रेन वॉर्म है, स्टेफन है। चारों कैरेक्टर इसी में है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में ही है चारों कैरेक्टर में, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, बताना है यहाँ पे। आज जो क्वेश्चन हम कर लेंगे, बाकी बचेगा अगर कुछ छूटेगा तो हम फिर से कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने मैराथन दे दिया है 150 क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पे ये जो क्लीवर इंट्रिगर है ये कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे ब्रेन वॉर्म हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रेन वॉर्म। तो ये जो ब्रेन वॉर्म है ना, ये प्ले का एक चालाक, बहुत ही वफादार सर्वेंट है, बहुत ही चालाक है, क्लेवर एंड फेथफुल सर्वेंट है ये। ठीक है, जो अपनी चतुराई से पूरे प्ले में कई भेष भी बदलता है और घटनाओं को कंट्रोल भी करता है। यही मैंने पढ़ाया इसको, है ना। ड्राइडन की ऑल फॉर लव इज रिटेलिंग ऑफ विच शेक्सपियरियन प्ले। तो ड्राइडन का ऑल फॉर लव ये शेक्सपियर की किस प्ले का रिटेलिंग है, यानी कि दोबारा से फिर से लिखा गया कहानी है, रिटेलिंग है। तो भाई ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की है ना। जॉन ड्राइडन का प्ले जो है ऑल फॉर लव, ये शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की कहानी का ही दूसरा रूप है, जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से लिखा गया है। ये जो ऑल फॉर लव है ना, ये बहुत डिसिप्लिन तरीके से लिखा गया है, न्यू क्लासिकल स्टाइल में लिखा गया है, और इसमें 3 यूनिटीज को फॉलो किया गया है। जहां शेक्सपियर की सेटिंग अलग अलग जगह पे है, इसमें सिर्फ एक ही सेटिंग रखी गई है। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो मेन लवर्स है, जो कपल है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उनके जो मेन स्पॉटेड हैं, जैसे जो मेन उनके क्या बोल सकते हैं, वो मेन जो टाइम है, जो मोमेंट है, उसी पर पूरा तरह से बेस्ड है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। विच न्यू क्लासिकल फीचर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन ऑल फॉर लव।
ठीक है, अब कौन सा वो न्यू क्लासिकल फीचर है जो ऑल फॉर लव में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, मैंने जस्ट अभी बताया है। तो ड्राइडन ने इस प्ले को ना न्यू क्लासिकल स्टाइल में लिखा है। ये चीज पहले तो ये ध्यान रखना, ड्राइडन ने इस प्ले को न्यू क्लासिकल स्टाइल में लिखा है, न्यू क्लासिकल स्टाइल में लिखा है। जैसे कि शेक्सपियर ने नहीं लिखा है ना, शेक्सपियर से हट के लिखा है, भले ही शेक्सपियर की ये रिटेलिंग है, न्यू स्टाइल में लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने 3 यूनिटीज, जो क्लासिकल यूनिटीज है ना, उसको फॉलो किया है। 3 यूनिटीज का, 3 यूनिटीज टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसको बराबर ध्यान में रख के इस प्ले को लिखा है। यानी कि टाइम, प्लेस और एक्शन की सख्ती से पालन किया, बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने अडेयर किया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, मेन आर बट चिल्ड्रन ऑफ लार्जर ग्रोथ इज अ कोट फ्रॉम विच प्ले। ये कोट पता नहीं कहां से बीच में आ गया, कोट को मैंने लिया नहीं था आज जानबूझ के, लेकिन आ गया। कोट को हम नेक्स्ट में ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, कोट को हम नेक्स्ट वाले सेशन में ले लेंगे। मेन आर बट चिल्ड्रन ऑफ लार्जर ग्रोथ इज अ कोट फ्रॉम विच प्ले, और माई सन जस्टिस, ऑल फॉर लव या मैकबेथ, किसकी लाइनें है ये? देखिए, मेन आर बट चिल्ड्रन ऑफ अ लार्जर ग्रोथ, ये ड्राइडन के प्ले ही फेमस लाइन है, ऑल फॉर लव। ठीक है, ऑल फॉर लव की ही लाइन है, ये ध्यान रखना है। जो ये दिखाती है कि जो मेन है वो उम्र के साथ बस बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो बच्चों जैसा रह जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जॉनसन का जो ड्रामा है, ड्रामा इज कैरेक्टराइज बाय व्हाट कंपेयर टू शेक्सपियर। बेन जॉनसन की बात हो रही है। ठीक है, जॉनसन का ड्रामा जो है वो कैरेक्टराइज है बाय व्हाट कंपेयर टू शेक्सपियर, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, डिसिप्लिन एंड रियलिज्म, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, इमोशनल एक्सेस बताना है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो राइटर्स हैं, जैसे जहाँ पे शेक्सपियर क्या करते थे, शेक्सपियर जब प्ले लिखते थे तो वो अपने प्ले में ना इमेजिनेशन और इमोशंस का सहारा लेते थे। जब वो प्ले लिखते थे तो उनके प्लेज में आप इमेजिनेशन भी देखोगे, इमोशन, वो उसको ना उसका सहारा लेते थे। वहीं बेन जॉनसन जो है ना, वो डिसिप्लिन का सहारा लेते थे, रियलिज्म के साथ समाज को सुधारने पर जोर देते थे। तो डिसिप्लिन एंड रियलिज्म, ये ध्यान रखना है। तो शेक्सपियर का ड्रामा लिखने का स्टाइल और जॉनसन के ड्रामा लिखने के स्टाइल में दोनों में फर्क था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मार्क एंटनी इज टॉर्न बिटवीन लव एंड व्हाट, तो मार्क एंटनी इज टॉर्न बिटवीन लव एंड व्हाट, फैमिली, वेल्थ, ऑनर या रिवेंज। तो यहाँ पे ऑनर इज करेक्ट हो जाएगा, रोमन ड्यूटी। मार्क एंटनी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो उसके क्या था, क्लियोपेट्रा के प्रति प्यार, पैशन, और रोम के प्रति क्या था, ड्यूटी, दोनों से प्यार था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विच कैरेक्टर इन ऑल फॉर लव रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो ऑल फॉर लव में कौन सा कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है ऑब्लिगेशन, कौन सा वो कैरेक्टर है? तो ये कौन है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, सॉरी, ऑल फॉर लव में एंटनी की वाइफ रहती है ऑक्टिविया, ये रहती है। ठीक है, एंटनी की ये वाइफ रहती है प्ले में, जो ऑक्टिविया है ये एंटनी की वाइफ है। और जो उसके सामाजिक जो दायित्व है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, उसको ये ऑब्लिगेशन यानी कि उसी को रिप्रेजेंट करती है, ऑक्टिविया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जीबी शॉ का आर्म्स एंड द मैन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कॉमेडी। तो जीबी शॉ का जो आर्म्स एंड द मैन है ये किस टाइप का कॉमेडी है, ये बताना है। किस टाइप की कॉमेडी है? रोमन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एंटी रोमांटिक कॉमेडी या एब्सर्ड कॉमेडी। तो जेबी शाह का जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। क्या है? एंटी रोमांटिक कॉमेडी है ये ध्यान रखना। क्यों एंटी रोमांटिक कॉमेडी है? क्योंकि ये वॉर के बारे में और प्रेम के बारे में समाज की रोमांटिक और काल्पनिक धारणाओं को तोड़कर उसकी असलियत दिखाता है। ये जो प्ले है जेबी शॉ ने दिखाया है, यानी कि वॉर के बारे में, जैसे कि वो जो वो थी ना पेटकॉफ, रैना पेटकॉफ करके जो कैरेक्टर है, मेन जो कैरेक्टर है, वो क्या सोचती थी युद्ध के बारे में कि युद्ध बहुत अच्छा होता है, युद्ध कैसा होता है, जो युद्ध के जो सिपाही होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, है ना, यही सब सोचती थी। बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत डेयरली वो लोग लड़ाई करते हैं, मतलब बहुत कुछ सोच के रखी थी। लेकिन जैसे ही कैप्टन ब्लंचली आ जाता है, उसको देख के वो अपने बारूद में क्या, वो अपने उसमें क्या रखता है, गोली की जगह पे वो चॉकलेट रखता है, तो उसका सारा भ्रम टूट जाता है। कैसे होते सिपाही? ऐसे होते सिपाही, सोल्जर। तो उसका जो वो सोच के रखी थी ना सोल्जर के बारे में, उसका वो सारा सामने जब सोल्जर को देखती है, ब्लंचली को देखती है, तो उसका सारा धरा का धरा रह जाता है। जो भी वो सोचती है कि ऐसे थोड़ी ना होता, मैंने ऐसे थोड़ी ना सोचा था, वॉर के सिपाही ऐसे थोड़ी ना होते हैं युद्ध के, तो कुछ इस तरह। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये युद्ध और प्रेम के बारे में समाज की जो रोमांटिक है, जो काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक धारणाओं को तोड़कर उसकी असलियत दिखा रहा है।
नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डज कैप्टन ब्लंटशील्ड, देखो यही है, कैरी इंस्टीड ऑफ बुलेट्स, मैंने भी जस्ट बताया। तो कैप्टन ब्लंटशील्ड बुलेट्स की जगह पर क्या रखता था? कैप्टन ब्लंटशील्ड बहुत ही प्रैक्टिकल सैनिक था, ये बहुत ही व्यवहारिक सैनिक है, जो मानता है कि युद्ध के मैदान में गोलियों से ज्यादा जरूरी भोजन है। इसलिए वो अपनी जेब में जो कारतूस रहता है ना, कारतूस की जगह वो चॉकलेट रखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए इसे कैप्टन ब्लंटशील्ड को क्या कहते हैं? चॉकलेट क्रीम सोल्जर। कौन कहता था, कौन कहती थी? रेना पिटकॉफ ने ये नाम दिया था। ठीक है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और ये नाम किसने दिया था? रेना पिटकॉफ ने। रेना पिटकॉफ इस प्ले की हीरोइन है, ये ध्यान रखना है। रेना पिटकॉफ जो है वो इस प्ले की हीरोइन है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रही हूँ, नहीं तो मैं यहीं पे ना कैरेक्टर को भी बताते चलती है। कैरेक्टर का हम नेक्स्ट में ले लेंगे। ठीक है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर ब्लंटशील्ड को कहा जाता था, तो ये ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, जो रैना शुरुआत में किससे इंगेजमेंट थी, मतलब इसकी इंगेजमेंट किससे हुई थी? तो वो मेजर ना सर्जियस सेरानॉफ था। मेजर था वो, मेजर सर्जियस, SERGIUS, सर्जियस सेरानॉफ, SARANOFF। ये इससे इंगेजमेंट, इसे मतलब इसका वो था, फियांसे था। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, मेन है। और इस पे फिदा कौन थी? मतलब इस सर्जियस पर एक लूका नाम की नौकरानी थी। लूका एक एम्बिशियस सर्वेंट गर्ल थी, लूका ये नाम की नौकरानी थी, जो इस मतलब ये सर्जियस क्या करता था? इसके साथ फ्लर्ट करता था। पढ़ाया तो है मैंने ये सारी चीजें। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे कैरेक्टर ले लेंगे। जॉन गॉल्सवर्दी का जस्टिस इज कंसिडर्ड एट व्हाट? तो ये प्रॉब्लम प्ले है, सोशल रियलिस्ट ड्रामा है। जॉन गॉल्सवर्दी पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप लोग ने टीजीटी में बहुत बार इनको पढ़ा ही है ना। तो प्रॉब्लम प्ले सोशल रियलिस्ट ड्रामा है ना, यही तो है जॉन गॉल्सवर्दी का। ये प्रॉब्लम प्ले है जो समाज की एक गंभीर जो समस्या है, कानून व्यवस्था की कमियां को रियलिस्टिक ढंग से स्टेज पर पेश किया गया है, गॉल्सवर्दी ने पेश किया है। सेंट्रल आइडिया ऑफ जस्टिस इज लॉ विदाउट ह्यूमैनिटी इक्वल्स व्हाट? तो इस प्ले का जो मेन जो मैसेज है वो यही है कि यदि लॉ में मानवता और सहानुभूति ना हो, मतलब कानून में अगर मानवता और सहानुभूति ना हो, तो वो न्याय नहीं है, बल्कि एक मशीन की तरह क्या है, इनजस्टिस बन जाता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनजस्टिस इज करेक्ट। कहीं पर पूछा है लॉ विदाउट ह्यूमैनिटी, अगर ऐसा लॉ जिसमें ह्यूमैनिटी ना हो, मर्सी ना हो, ऐसा लॉ तो इनजस्टिस ही बन जाएगा ना। हु इज द फॉल्स रोमांटिक हीरो इन आर्म्स एंड द मैन? जस्ट अभी मैंने बताया है, अब यहाँ पे आप गलत नहीं करेंगे। ब्लंटशील्ड है कि सर्जियस सेरानॉफ है कि मेजर पेटकॉफ है? ये मेजर पेटकॉफ जानते कौन रहता है? ये मेजर पेटकॉफ रेना पेटकॉफ के फादर रहते हैं। रेना पेटकॉफ के ये फादर रहते हैं। ठीक है, डबल F है, रेना पेटकॉफ के ये फादर रहते हैं, तो ये बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है वो फॉल्स रोमांटिक हीरो कौन है आर्म्स एंड द मैन में, फॉल्स रोमांटिक हीरो। ठीक है, हु इज द फॉल्स रोमांटिक हीरो, वो कौन है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर सर्जियस ही वह कैरेक्टर है जो युद्ध में अपनी मूर्खतापूर्ण बहादुरी को क्या समझता है? वीरता समझता है, लेकिन असल में ये केवल एक दिखावा है या नकली हीरो है। तो सर्जियस ही है, ये रेना पेटकॉफ का मंगेतर रहता है। शुरुआत में इसी से मंगनी इसकी हुई रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा सा दिखावे में ध्यान, मतलब ये दिखावा मतलब दिखावटीपन में है, दिखावा है। और ये फ्लर्ट वगैरह भी करता है लूका से। अब ब्लंटशील्ड दिखावा नहीं है, जो एक्चुअल में है वही, और रैना को यही अच्छा लग जाता है, लास्ट में रैना इसी से शादी कर लेती है, तो ये ध्यान रखना है। विलियम फाल्डर कमिट अ क्राइम टू हेल्प होम? तो विलियम फाल्डर ने क्राइम कमिट किया था किसकी सहायता करने के लिए? तो विलियम फाल्डर जो कि एक क्लर्क था, जो रूथ हनीवेल को उसके क्रूर पति से बचाने के लिए, उसे भगा ले जाने के लिए क्या करता है? पैसे जुटाने के चक्कर में बेचारा वो हेरा फेरी कर बैठता है, तो रूथ हनीवेल, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, व्हाट हिस्टोरिकल इंपैक्ट डिड जस्टिस हैव? तो कौन सा हिस्टोरिकल इंपैक्ट था इसमें, जस्टिस में बताना है हमें। ठीक है, स्टार्टेड a war, led to prison reform, abolished death penalty charge, change labor laws.
जस्टिस जब आया तो कौन सा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट हुआ इस पर। देखिए बात अगर करेंगे इस प्ले का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जब जस्टिस आया गोल्सवर्दी ने लिखा तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस प्ले का ना समाज पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इसे देखने के बाद इंग्लैंड में जेलों की जो स्थिति थी ना, स्थिति सुधारने और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था उसके नियमों को बदलने के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लेड टू प्रिजन रिफॉर्म, यानी कि प्रिजन रिफॉर्म में काफी सुधार हुआ इस प्ले को देखने के बाद। रैना रियलाइजेज रियल हीरोइज्म लाइज इन व्हाट, इसका बताना है ब्रेवरी, प्रैग्मेटिज्म, स्टेटस, रोमांटिक सेक्रीफाइस। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्ले के लास्ट में तक रैना को समझ आता है कि असली वीरता सर्जियस की तरह दिखावा करने में नहीं बल्कि ब्लंटशिल की तरह प्रैग्मेटिज्म और सूझबूझ दिखाने में है। लास्ट में इसको समझ में आ जाता है कि असली वीरता किसमें है। इसका जो मंगेतर था वो दिखावा करता था और जो ब्लंटशिल था वो दिखावा नहीं करता था, जो है रियल है सामने ही सब कुछ बोल देता था। तो प्रैग्मेटिज्म को ये चुनती भी है लास्ट में ब्लंटशिल को, इसको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट पनिशमेंट ब्रेक्स फाल्डर स्पिरिट, तो कौन सा पनिशमेंट फोल्डर को दिया जाता है, फोल्डर को ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब अकेले कमरे में बंद रखना, इसकी सजा दी जाती है। इसको अकेले कमरे में बंद रख दे, वहां पे कोई नहीं रहता, अकेला बेचारा रहता है और अकेले ऐसे साल 3 दिन तक अगर किसी को दे दो, 3 दिन दे दो, साल तो छोड़ो, महीना छोड़ो, एक ही दिन बंद कर दो तो समझ में आता है। तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, फोल्डर को ये सजा मिली थी। ठीक है, जिससे उसका जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ जाता है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। वही नहीं, कोई भी टूट जाएगा, है ना। ब्लंटशिल इज डिस्क्राइब्ड एज द, ब्लंटशिल को किस रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जस्ट अभी मैंने बताया है। तो रैना शुरू में ब्लंटशिल का मजाक उड़ाते हुए उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है, क्योंकि वो गोलियों की जगह अपने कारतूस में गोलियों की जगह चॉकलेट लेकर चलता है। तो यही चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स। ठीक है, स्पोकन बाय रैना पेटकॉफ अबाउट ब्लंटशिल। नेक्स्ट पे आएंगे, दी बर्थडे पार्टी बिलोंग्स टू विच मोमेंट, जो बर्थडे पार्टी है बिलोंग्स टू विच मोमेंट, ये बताना है। बर्थडे पार्टी जो है ये किस मोमेंट से बिलोंग करता है, हमें बताना है। ठीक है, अब ये जो प्ले है ना आपका बर्थडे पार्टी, ये हैरोल्ड पिंटर का है। बर्थडे पार्टी जो है ये हैरोल्ड पिंटर का है, 1957 में आया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन होंगे इसके शायद। इसका जॉनरा अगर देखा जाएगा, जॉनरा इसका कॉमेडी ऑफ मेनस है या एब्सर्डिस्ट ड्रामा भी है। बर्थडे पार्टी जो है ये किस मूवमेंट से बिलोंग करता है ये याद रखना है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जस्ट अभी मैंने बताया थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एंड ये भी ध्यान रखना इसका जॉनरा क्या है, तो जॉनरा कॉमेडी ऑफ मेनस है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना है। मतलब हैरोल्ड पिंटर का ये जो बर्थडे पार्टी है ये एब्सर्ड प्ले है, एब्सर्डिस्ट ड्रामा है। ठीक है, जहां क्या दिखाया जाता है, जहां लाइफ को ना एकदम वर्थलेस दिखाया जाता है, यानी कि जीवन निरर्थकता है, बिना कारण का डर, बिना रीजन के डर रहेगा और पहचान खोने जैसे अजीबोगरीब सिचुएशन को दिखाया जाता है। जैसे कि बर्थडे पार्टी में मैंने पढ़ाया था, दिखाया गया ना। यांक इन द हैरी एप वर्क्स एज अ, हैरी एप में जो यांक है वो किस रूप में काम करता है, लॉयर, पियोनिस्ट या फायरमैन, स्टोकर या बिजनेस। देखिए पियोनिस्ट कौन रहता है ये ध्यान रखना, बर्थडे पार्टी ध्यान रखना। बर्थडे पार्टी का जो वो रहता नहीं है, जो स्टैनले वेबर जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, स्टैनले वेबर। ठीक है, वेबर ये पहले ना शुरुआत में ये एक पियोनिस्ट रहता है। ठीक है, अब यहां बताना हैरी एप में जो यांक है वो किस रूप में काम करता है। हैरी एप किसका है, हैरी एप यूजीन ओनील का है। ठीक है, ये कब आया रहता है तो ये भी ध्यान रखना है, ये 1922 में आया रहता है हैरी एप। ये एक फायरमैन रहता है कि स्टोकर रहता है, मतलब ये जो जहाज जो शिप वगैरह चलती नहीं है उसमें ये आग झोंकने का काम करता है, कोयला झोंकने का, सॉरी आग झोंकने का नहीं, कोयला झोंकने का काम करता है। स्टोकर होता है कोयला झोंकने वाला जो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये यूजीन ओनील का हैरी एप प्ले यांक। यांक एक बड़े जहाज के निचले हिस्से में कोयला झोंकने का काम करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑल माई सन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑल माई सन्स ये किसका एग्जाम्पल है, एब्सर्ड ड्रामा का ऑल माई सन्स। ठीक है, बताना है ऑल माई सन्स ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए बात अगर करेंगे ऑल माई सन्स की
ये आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स है, जो एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, ठीक है, जो एक आम आदमी की मोरालिटी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। तो मॉडर्न ट्रेजेडी है, रियलिज्म को दिखाया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे इन हैवदन। इन हैवदन हुज हेड्स आर एक्सचेंज। हैवदन में किसके हेड को एक्सचेंज कर दिया जाता है? जो एंड क्रिस को, देवदत्त एंड कपिल को, या गोल्डबर्ग एंड मैकेन को, स्टैनले एंड यांग को, ठीक है, ये बताना है। ओके देखिए यहां पे अगर बात करेंगे हम, तो ग्रीश कर्नाड के हैवदन में जो पद्मनी है वो गलती से अपने हस्बैंड यानी कि अपने पति देवदत्त का सिर उसके दोस्त कपिल के सिर पे लगा देती है, जिससे पहचान का जो आइडेंटिफिकेशन का जो मुश्किल पैदा हो जाता है, कौन है। गलती से नहीं करती उसके, अब मतलब जानबूझ के करती है, गलती से नहीं हो सकता है, जानबूझ के ही करती है, क्योंकि उसको चाहिए कैसा, देवदत्त जैसा दिमाग चाहिए, कपिल जैसी बॉडी चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर देती है। द हैरी ऐप एक्सप्लोर, चलिए, द हैरी ऐप एक्सप्लोर द ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ, इसका बताना है हैरी ऐप का। देखिए ये जो प्ले है ना हैरी ऐप, ये क्या मतलब क्या एक्सप्लोर करता है, जो हैरी ऐप है ये प्ले दिखाता है कैसे मॉडर्न औद्योगिक जो समाज था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एक मजदूर को केवल एक मशीन का पुर्जा या फिर जानवर ऐप बनाकर उसका मानवीकरण खत्म कर देता है, ये दिखाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ध्यान रखना है। हैरी ऐप में तो यही होता है ना, चीजें क्या इफेक्ट पड़ता है हैरी ऐप में, यही दिखाया जाता है कैसे जो मॉडर्न औद्योगिक समाज है वो एक मजदूर को केवल एक मशीन की तरह समझता है, मशीन का पुर्जा ही समझता है या फिर जानवर समझता है, और उसे वाकई में उसका मानवीय जो करण है जो डिह्यूमनाइजेशन कर देता है, उसे मानवीकरण उसका खत्म कर देता है। लगता ही नहीं कि वो मानव है भी कि नहीं, उसकी भी अपनी जिंदगी है कि नहीं, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं जो मजदूरों से काम लेते हैं। जो किलर स्कोल्ड क्रैकल्ड सिलेंडर हेड्स टू, ये बताना है। जो किलर जो है स्कोल्ड क्रैकेट सिलेंडर हेड्स टू, ये हमें बताना है। तो जो किलर जो है वो क्या करता है, क्या बेचता है, ठीक है, वो क्या चीजें बेचता है जो किलर। तो ध्यान रखना, जो किलर ने युद्ध के दौरान बेनिफिट कमाने के लिए वायुसेना को खराब सिलेंडर हेड बेचे थे। तो कौन सा वो हेड बेचा था, खराब सिलेंडर हेड जो बेचे थे, जिससे कई पायलटों की मौत हो गई थी, लगभग 21 पायलट्स की मौत हो गई थी, आई थिंक 21 ही थे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, एयरफोर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कब हुआ था ये, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साइलेंस एंड पॉजेज आर की टेक्निक इन जस्टिस, बर्थडे पार्टी, मैकबेथ, हैवदन। तो साइलेंस एंड पॉजेज ये किसका की टेक्निक है, आपको कहाँ मिलेगा ये। तो मैंने कहा था ना ये कॉमेडी ऑफ मेनेस में मिलता है, जो एब्सर्ड ड्रामा होंगे उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। तो एब्सर्ड ड्रामा कौन सा है, हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी ही है ना, बर्थडे पार्टी में ही ज्यादा मिलेंगे। तो हैरोल्ड पिंटर की जो प्ले है उसमें ना शब्दों से ज्यादा ना खामोशी, रुक रुक कर बोलने का महत्व देता होता है, जो कैरेक्टर के बीच तनाव और डर को फील कराता है। ऐसा क्यों, रुक रुक के बोलना, खामोशी, कैरेक्टर सामने रहेंगे तो कम डायलॉग बोलेंगे, ऐसा क्यों, ताकि एक स्ट्रेस पैदा हो, एक डर पैदा हो, इसी को तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, मिल्ड्रेड डगलस रिप्रेजेंट विच क्लास। जो मिल्ड्रेड डगलस है ये किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये मिल्ड्रेड डगलस किस में आएंगे, हैरी ऐप में ही आती है ये कैरेक्टर। मिल्ड्रेड डगलस ये एक बहुत ही अमीर स्टाइल टाइकून की बेटी होती है, जो मजदूरों को सिचुएशन देखने आती है और स्पेशली यांग को देखकर उसे बीस्ट क्या बोलती है, फिल्दी बीस्ट कहती है, फिल्दी बीस्ट कहती है किसको, यांग को। और यहीं से यांग की सफर शुरू हो जाता है, किस लिए, आइडेंटिटी, वो अपने आप को पहचान ढूंढने के लिए यहीं से उसके दिल पे लग जाती है बात ये कि मैं हूं क्या। अभी तक वो घमंड में था कि हमारे बिना तो काम ही नहीं इन लोग का होता है, बड़े लोगों का, एलिट पीपल का। लेकिन अचानक से एक एलिट पीपल की बेटी आके इसको बोल दे, और इसको घमंड है कि हमारे बिना काम नहीं होता, हम ही है, हमारे पे तो दुनिया टिकी हुई है। और अचानक से कोई आके बोल दे तुम कौन हो, और उसको फिल्दी बीस्ट कह दे, तो बेचारा तो सदमे में आ ही जाएगा। अब यहीं से ये आइडेंटिटी की शुरुआत हो जाती है, खोजने निकल जाता है, मैं हूं क्या, मेरी पहचान क्या है, मैं कुछ एग्जिस्ट रखता हूं कि नहीं, ठीक है। तो मिल्ड्रेड डगलस रिप्रेजेंट विच क्लास, मैंने बताया वेल्दी एलिट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ना मिल्ड्रेड डगलस एक अमीर स्टील टाइकून की बेटी होती है,
और यही ना इसको फिल्दी बीस्ट कहती है यांग को। वो नीचे आती है, जहाज के सबसे नीचे वाले पोर्शन में आती है, अचानक से कहीं से घूमते घामते पहुंच जाती है और यांग को देखती है। यांग बेचारा कोयला झोंक रहा है, अब ऑब्वियसली आग रहेगी, कोयला झोंकेगा, इंसान वैसे भी काला हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो इसी सिचुएशन में देख लेती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, बोलती है फिल्दी बेस्ट। आर्थर मिलर ट्रेजेडी इज ऑफ द किंग है, कॉमन मैन है, आर्टिस्ट है, सोल्जर है। तो आर्थर मिलर की जो ट्रेजेडी है वो क्या है ना, आर्थर मिलर की। हम लोग आर्थर मिलर पे पहुंच गए हैं। आर्थर मिलर का जो ट्रेजेडी है वो क्या है, देखिए आर्थर मिलर का जो बात करेंगे, ऑल माय सन्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्थर मिलर ने ये थॉट दिया था, ये विचार दिया था कि ट्रेजेडी क्या है। तो ट्रेजेडी केवल राजाओं की नहीं होती है, बल्कि कॉमन मैन की नैतिक पतन भी उतनी ही बड़ी ट्रेजेडी होती है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। तो कॉमन मैन, इनका कहना यह था कि एक ट्रेजेडी होती क्या है, सिर्फ राजाओं की ट्रेजेडी नहीं होती है कि उन्हीं का डाउनफॉल होना या उन्हीं का डाउनफॉल हो गया तो उनकी ट्रेजेडी, एक कॉमन मैन की भी ट्रेजेडी हो सकती है, ये इनका कहना था। कॉमन मैन का अगर नैतिक पतन भी हो सकता है, उतनी ही बड़ी ट्रेजेडी होती है। नेक्स्ट पे आएंगे हैवदन। देखिए आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स है, ठीक है, ऑल माय सन्स है, जो कब आया था 1947 में आया था, ये ध्यान रखना है, जो किलर वगैरह। हैवदन हैज द हेड ऑफ आ, हैवदन जो है वो हैवदन जो है ना वो हेड ऑफ आ लॉयन, हॉर्स, एलिफेंट, बुल सॉरी। तो हैवदन प्ले में जो हैवदन नाम का जो सब कैरेक्टर है, जिसका सिर घोड़े का है और जो बॉडी है वो ह्यूमन की है, तो वो कंप्लीटनेस की तलाश में है। भाई मुझे कंप्लीटनेस की तलाश, ठीक है, तो वो कंप्लीटनेस की तलाश में है, तो उसे क्या बनना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स। हैवदन हैज द हेड ऑफ हॉर्स, क्योंकि उसका जो हेड है वो हॉर्स का है, उसकी जो बॉडी है वो ह्यूमन की बनी है, तो वो कंप्लीटनेस की तलाश में है, या तो वो पूरा इंसान ही बन जाऊं। विच मूवमेंट फोकसेस ऑन द थ्रेट विदाउट एक्सप्लेनेशन, सॉरी थ्रेट विदाउट एक्सप्लेनेशन। कौन सा मूवमेंट फोकस करता है थ्रेट विदाउट एक्सप्लेनेशन पर? न्यू क्लासिसिज्म, एब्सर्ड ड्रामा, रोमांटिसिज्म, सोशल रियलिज्म, ये बताना है। देखिए अगर हम बात करेंगे थ्रेट विदाउट एक्सप्लेनेशन, जहां पे कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, थ्रेट मतलब कोई अनजान खतरा मंडराता रहता हो, जिसका कोई स्पष्ट, कोई क्लियर रीजन या कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन ना दी जाती हो, जहां पे कहानी आपको समझ में नहीं आती हो, नॉन लीनियर वे में कहानी चलती हो। अब समझ में आ गया होगा, वो उसे कहते हैं एब्सर्ड ड्रामा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, मतलब ये प्लेस के हिस्टोरिकल का सही क्रम रखना है। कौन सा एरा पहले आया था, कौन से एरा के राइटर थे, उस हिसाब से आपको रखना है। शेक्सपियर, जॉनसन, ड्राइडन, शॉ, जॉनसन, शेक्सपियर, शॉ बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्ले का जो हिस्टोरिकल का जो सही क्रम है, सबसे पहले एलिजाबेथन एज आता है, तो एलिजाबेथन एज में हम शेक्सपियर को पाते हैं, है ना। उसके बाद जैकोबियन एरा आता है, तो जैकोबियन एरा में हम जॉनसन को पाते हैं, है ना। उसके बाद कौन सा एरा आता है, न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल यानी कि आपका कौन सा एरा आ जाता है, न्यू क्लासिकल। ठीक है, जॉन ड्राइडन वगैरह का एरा आ जाता है, न्यू क्लासिकल एरा। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यू क्लासिकल के बाद मॉडर्न एरा आ जाता है, जिसमें हम शॉ वगैरह को पाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे थ्री यूनिटीज आर मोस्ट रेलिवेंट टू मैकबेथ, ऑल फॉर लव, हैरी एब, जस्टिस। तो थ्री यूनिटीज जो है वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट किससे है, तो जॉन ड्राइडन ने ऑल फॉर लव को पुराने जो ओल्ड क्लासिकल रूल्स थे, यानी कि थ्री यूनिटीज, टाइम, प्लेस एंड एक्शन के अनुसार लिखा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे केट किलर रिफ्यूजेस टू बिलीव। जो केट किलर है वो क्या विश्वास करने के लिए मना करता है, जो इज गिल्टी, कि लैरी इज डेड, कि क्रिस इज मैरिंग, कि वॉर इज ओवर। क्या चीज वो मना करता है केट किलर? केट किलर क्या मतलब क्या विश्वास करने से मना करती है, करता है, मतलब करती है। तो केट किलर पूरी कहानी में ये मानने से इनकार करती है। केट किलर कौन रहती है, ये जो किलर की वाइफ रहती है, जो किलर की ये वाइफ रहती है, जो किलर की। ठीक है, तो केट किलर ना पूरी कहानी में ये मानने से इनकार करती है कि उसका जो बेटा है लैरी वो युद्ध में मर चुका है, या उसे हमेशा हमेशा मानती है कि मेरा बेटा जिंदा है। तो लैरी इज डेड ये मानने से, लैरी इसका बड़ा बेटा रहता है, ठीक है, और क्रिस शायद इसका छोटा बेटा रहता है शायद,
तो लैरी इसका बड़ा बेटा रहता है, जो कहानी में सिर्फ नाम ही आप जानोगे। कहानी में स्टोरी जब पढ़ेगा इंसान तो सिर्फ नाम ही जानोगे, ये कैरेक्टर एक्चुअल में कोई डायलॉग वगैरह बोलता नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो किलर जो रहता है ये सक्सेसफुल फैक्ट्री ओनर रहता है और इसकी वाइफ रहती है केट किलर। और क्रिस जो किलर होता है, क्रिस ये जो सर्वाइविंग सन होता है, मतलब हाँ जो क्रिस ये भाई रहता है, सही है। ये जो किलर का एक और बेटा रहता है जो इसमें है, जिसका कैरेक्टर बाकायदा ये है और बाकायदा इसके डायलॉग सुनने को मिलते हैं, तो क्रिस किलर रहता है। दो बेटे रहते हैं, एक लैरी रहता है, एक क्रिस रहता है। लैरी का सिर्फ आप नाम सुनेंगे कि हाँ वो जिंदा है, ऐसा कोई कैरेक्टर सामने नहीं आता, ना कोई डायलॉग बोलता है, लेकिन क्रिस किलर है, इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। केट किलर इन दोनों की माँ रहती है। ठीक है, जो मानने से इनकार करती है कि लैरी इज डेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो एक और कैरेक्टर रहते हैं, एक और कैरेक्टर को ध्यान रखना, एन डिवर, इसको भी ध्यान रखना आपने। एन डिवर कौन रहती है? तो एन डिवर ये जो लैरी है ना, लैरी की ये फॉर्मर फियोंसे रहती है, फॉर्मर पहले की फियोंसे रहती है, नाउ इन लव विथ क्रिश। जब ये पता चलता है कि लैरी मर चुका है, ऐसा कुछ होता है, तो ये इसके छोटे भाई से ही प्यार वार करने लग जाती है, शादी वादी के चक्कर में पड़ जाती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे मालविलियो अपीयर्स इन। नेक्स्ट वन पे आएंगे मालविलियो अपीयर्स इन, तो ये भाई 12th नाइट में है। नेक्स्ट पे आएंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। अब नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, उसमें क्या बोलते हैं कोट वगैरह पढ़ लेंगे। देखिए स्टेटमेंट आर क्या कह रहा है कि मैकबेथ इज ब्रेव एट द स्टार्ट। स्टेटमेंट यस क्या कह रहा है कि विच इज अवेकन हिज एम्बिशन। तो मैकबेथ इज ब्रेव एट द स्टार्ट, विच इज अवेकन हिज एम्बिशन। बोथ आर ट्रू, बोथ फॉल्स, आर ट्रू एस फॉल्स या आर फॉल्स एस ट्रू। कौन सा आपका करेक्ट होगा ये बताना है। इजी क्वेश्चन है और शुरुआत में हम देखेंगे अगर तो सही बात है ना। मैकबेथ शुरू में एक वीर योद्धा होता है, जो कि आर करेक्ट है ना। लेकिन चुड़ैलों की भविष्यवाणी ने उसकी जो छिपी हुई राजा बनने की जो इच्छा है उसको जगा दिया है, तो ये भी सही है, यस भी सही है। तो जब दोनों सही है तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोथ ट्रू हो जाएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे स्टेटमेंट आर, वियला डिस्गाइजेस फॉर सर्वाइवल। स्टेटमेंट एस क्या कह रहा है? ओलिविया लव्स ओर्सिनो एट फर्स्ट साइट। बताना है, इजी है। ठीक है, बोथ ट्रू आर ट्रू। देखिए वियला सर्वाइवल के लिए डिस्गाइज करती है, बिल्कुल करेक्ट है। ओर्सिनो जो है, सॉरी ओलिविया जो है वो ओर्सिनो से एट फर्स्ट साइट में प्यार तो नहीं करती, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अरे बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आर ट्रू एस फॉल्स। नेक्स्ट पे आएंगे जॉनसन पॉपुलराइज्ड ह्यूमर्स एंड ब्रेमवॉर्म इज अ ट्रेजिक हीरो। कौन सा करेक्ट होगा? आर कह रहा है कि जॉनसन पॉपुलराइज्ड ह्यूमर। स्टेटमेंट एस कह रहा है ब्रेमवॉर्म इज अ ट्रेजिक हीरो। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे भी? तो जॉनसन ने वाकई में ह्यूमर को पॉपुलराइज किया, बिल्कुल करेक्ट है, आर ट्रू है, आर इज ट्रू। और ब्रेनवॉर्म एक ट्रेजिक हीरो है, ये तो नहीं है ना। बेन जॉनसन ने ह्यूमर के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ब्रेनवॉर्म कोई ट्रेजिक हीरो नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक क्लेवर सर्वेंट है। तो यहां पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? आर ट्रू एस फॉल्स। नेक्स्ट पे आएंगे ऑल फॉर लव फॉलोज यूनिटीज एंड इट रिटेल्स एंटनी एंड क्लोपेट्रा। आर कह रहा है कि ऑल फॉर लव जो है वो यूनिटीज को फॉलो करता है। आज तो आपको स्टेटमेंट एकदम इजी दे दिया गया है, ठीक है। एंड एस कह रहा है कि ये एंटनी क्लोपेट्रा का रिटेल्स है, जो कि करेक्ट है। करेक्ट है कि नहीं है? दोनों करेक्ट है, बिल्कुल बोथ ट्रू। नेक्स्ट पे आएंगे सॉ ग्लोरीफाइड वॉर अ ब्लंट शिल वैल्यूज चॉकलेट। यहाँ पे बताना है करेक्ट है या नहीं। शॉ जो है, बात अगर हम करेंगे, शॉ ने युद्ध की महिमा, जो शॉ ने है उन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई किया। अब ब्लंट शिल जो है उसने चॉकलेट को वैल्यू दी। तो कौन सा सही है? आर ट्रू एस फॉल्स, या बोथ फॉल्स, या आर फॉल्स एस ट्रू, या फिर बोथ ट्रू? कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा ये बताना है, ठीक है, जल्दी से बताना है। देखिए बात करेंगे ब्लंट शिल की, बिल्कुल ब्लंट शिल चॉकलेट को वैल्यू देता है, अपने कारतूस में वो गोलियों की जगह चॉकलेट रखता है, इट मींस कि वो चॉकलेट को वैल्यू देता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जेबी शॉ ने आर्म्स एंड द मैन में उन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई किया है, क्या ये सही है? तो जेबी शॉ ने वॉर को महिमा नहीं दी है, बल्कि वॉर ही को तो मजाक बनाया है उन्होंने।
युद्ध का ही तो मजाक बनाया, तभी तो ब्लंट शील्ड जैसे सिपाही कारतूस में गोलियों की जगह चॉकलेट को महत्व देते हैं, रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉर को मजाक बनाया गया है। तो इट मीन्स कि ये आपका यस करेक्ट है, लेकिन आर नॉट ट्रू। तो आर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और यस ट्रू हो जाएगा। सो सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। चलिए, आज इजी था, नेक्स्ट पे ले लेंगे थोड़ा और टफ। पब्लिशिंग ईयर ऑफ द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी का पब्लिशिंग ईयर क्या है? अब जल्दी जल्दी आप लोग बता देंगे कि पब्लिशिंग ईयर क्या है बर्थडे पार्टी का। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लूं, आप लोग बताइए यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो बताना है पब्लिशिंग ईयर ऑफ बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी कब आया था? ठीक है, ये बताना है। देखिए 1922 में हैरी ऐप आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, हैरी ऐप। ठीक है, हैरी ऐप यूजीन ओनील का हैरी ऐप आया था। और बात अगर हम करेंगे 1947 की, ठीक है, 1947 की बात अगर हम करें, चलिए बताएंगे नहीं यहाँ पे आगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। बर्थडे पार्टी का जान लेते हैं, बर्थडे पार्टी कब आया था। तो देखिए बर्थडे पार्टी जो आया था वो 1957 में आया था। और इसका जॉनरा याद रखना, कॉमेडी ऑफ मेनेस है, एब्सर्ड डिस ड्रामा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु डोटेस ऑन स्टैनले। ये बताना है, हु डोटेस ऑन स्टैनले। ठीक है, एब्सर्ड ड्रामा में आता है, ये ध्यान रखना, एब्सर्ड ड्रामा में आता है। ये कॉमेडी ऑफ मेनेस भी है, क्योंकि उसका भी एलिमेंट देखने को मिलता है। तो बर्थडे पार्टी में बता रहा है हु डोटेस ऑन स्टैनले। बर्थडे पार्टी में, सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है हु डोटेस ऑन स्टैनले। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बर्थडे पार्टी में जो मेज है, मेज वो मकान मालकिन है, यानी कि लैंड लेडी है। जो हीरो है स्टैनले वेबर ना, उसका बहुत ख्याल रखती हैं और उस पर बहुत प्यार लुटाती हैं। तो मेज वही लैंड लेडी है जो स्टैनले वेबर को बहुत ख्याल रखती हैं, अपनी बेटी की तरह मानती हैं और बहुत अच्छे से रख रही हैं और बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती हैं, प्यार भी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, लव एंड सफरिंग लव एंड सफरिंग इज थीम ऑफ। लव एंड सफरिंग ये किसकी थीम है? मैकबेथ की, 12th नाइट की, जस्टिस हैरी ऐप, किसकी थीम है लव एंड सफरिंग? सो राइट आंसर यहाँ पे 12th नाइट में ही है लव एंड सफरिंग। इसमें दिखाया गया कैसे प्रेम कैरेक्टर को कंफ्यूजन और दुख में डालता है। तो 12th नाइट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंटोनियोस फ्रेंड एंड पोर्शिया शूटर। एंटोनियो का वो दोस्त है, पोर्शिया का शूटर भी है। तो बेसेनियो एंटोनियो का सबसे अच्छा दोस्त भी है और पोर्शिया से शादी करने के लिए वो एंटोनियो से पैसे भी उधार मांगता है। बेसेनियो इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अपीयर्स इन। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ पे अपीयर होता है? तो ये ध्यान रखना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जस्टिस में अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, पैशन वर्सेस रीजन इज अ की कॉन्फ्लिक्ट इन विच प्ले। पैशन वर्सेस रीजन इज अ की कॉन्फ्लिक्ट है, ये किस प्ले का कॉन्फ्लिक्ट है? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ऑल फॉर लव, हैरी ऐप, जस्टिस। पैशन वर्सेस रीजन, पैशन भी है एंड प्लस रीजन भी है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑल फॉर लव हो जाएगा। जॉन ड्राइडन का जो प्ले है ऑल फॉर लव, उसमें ना पैशन भी है, पैशन मतलब जुनून भी है, और रीजन, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जहां मार्क एंटनी प्यार और ड्यूटी के बीच में फंसा रहता है। प्यार किससे करता है? मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा से, और मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल फॉर लव इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, विच राइटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एंटी रोमांटिक मूवमेंट। कौन सा राइटर है जो मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है एंटी रोमांटिक मूवमेंट से? आर्थर मिलर है, जेबी शॉ है, यूजीन ओनील है, जॉन गोल्सवर्दी है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जेबी शॉ। जेबी शॉ जो है ना, ये एंटी रोमांटिक मूवमेंट से ही जोड़े जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्म्स एंड द मैन जैसे प्लेस के जरिए युद्ध और प्रेम के झूठे आदर्शों का विरोध किया है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच राइटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एंटी रोमांटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जेबी शॉ इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, सॉलिटरी कन्फाइंड इन मेजर प्लॉट एलिमेंट विच प्ले। तो जस्टिस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर यांग सिंबलाइजेस द स्ट्रगल ऑफ वूम। जो यांग है ना, वो सिंबलाइज कर रहा स्ट्रगल ऑफ वूम, किसका? वेल्दी एलीट का, इंडस्ट्रियल वर्क का, इंटेलेक्चुअल पोएट का, रोमांटिक हीरो का। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हैरी ऐप में जो प्रोटैगनिस्ट है यांग, वो मॉडर्न जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन है, समाज के मजदूर का प्रतीक है, जो मशीनीकरण के बीच अपनी पहचान खो चुका है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, सो राइट आंसर नेक्स्ट वन पे आएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड बाय विच ड्रामेटिस्ट। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक सेंट्रल थीम है, एक्सप्लोर करता है किस ड्रामेटिस्ट के बारे में, शेक्सपियर, आर्थर मिलर या बेन जॉनसन, हैरोल्ड पिंटर, ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्थर मिलर ने ऑल माय सन्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थीम को गहराई से उभारा है, जहां जो प्रोटैगनिस्ट है जो किलर, वो अपनी जिम्मेदारी को केवल अपने परिवार तक लिमिटेड रखने की गलती करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स 1957 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच प्ले क्वेश्चन द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस थ्रू मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि कौन सा प्ले है जो क्वेश्चन करता है एब्सोल्यूट ऑफ आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस थ्रू मर्सी, मर्सी के थ्रू। देखिए इस प्ले में जो पोर्शिया है वो अपनी स्पीच के जरिए बताती है ना कि जो जस्टिस है, जस्टिस से ऊपर भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मर्सी, मर्सी की भावना होनी चाहिए। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैरेक्टर ऑफ गोल्डबर्ग बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो गोल्डबर्ग है ये किस, जो कैरेक्टर है गोल्डबर्ग ना, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, गोल्डबर्ग। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टर है गोल्डबर्ग एंड मैकान, ये दोनों ना मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो स्टैनले वेबर को डराने, उसे पकड़ने के लिए बोर्डिंग हाउस आते हैं, और ये दोनों कैरेक्टर बर्थडे पार्टी में मिलेंगे। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी में ही मिलेंगे, यही दोनों कैरेक्टर आते हैं, मिस्टीरियस कैरेक्टर थे गोल्डबर्ग एंड मैकॉन, ये दोनों मिस्टीरियस कैरेक्टर होते हैं, और यही स्टैनले वेबर को लास्ट में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो कैरेक्टर है ये कहाँ पे आता है, बर्थडे पार्टी में। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ड्रामेटिस्ट इज नोन फॉर यूजिंग मेनस एज अ ड्रामेटिस्ट टेक्निक। कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो मेनस को यूज करने के लिए जाना जाता है एक ड्रामेटिक टेक्निक के रूप में, कि मतलब ये कौन सा प्ले राइट है जो अपने प्लेज में ना मेनस यूज करते हैं, कॉमेडी ऑफ मेनस को यूज करने के लिए जाने जाते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आर्थर मिलर है, हैरोल्ड पिंटर है, जॉन गोल्सवर्दी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हैरोल्ड पिंटर ही हैं जो मेनस यानी बिना किसी क्लियर रीजन के एक अनजाना डर हो, अनजाना खतरे की टेक्निक के लिए फेमस हैं हैरोल्ड पिंटर, जैसे कि बर्थडे पार्टी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे, द थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विच कैरेक्टर। तो आइडेंटिटी क्राइसिस ये जो थीम है ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली किस कैरेक्टर से एसोसिएट है, माल्विलियो, यांक, मैकबेथ, सर्जियस। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यांक हो जाएगा, क्योंकि हैरी ऐप में ना यांक अपनी पहचान को लेकर ही क्राइसिस झेलता है, आइडेंटिटी क्राइसिस झेलता है, स्पेशली जब उसे एक अमीर लड़की फिल्दी बीस्ट कहती है। कौन, मिल्ड्रेड डगलस जब कहती है, वो टाइकून की बेटी रहती है। ठीक है, ठीक है, विच प्ले हाईलाइट द क्वालिटी ऑफ द लीगल सिस्टम टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल। तो कौन सा प्ले है जो क्वालिटी ऑफ लीगल सिस्टम को हाईलाइट करता है एन इंडिविजुअल तरीके से, और माय सेंस जस्टिस, मैकबेथ, एम्स एंड डम मैन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्ले दिखाता है जस्टिस, जस्टिस दिखाता है कि कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है वो एक छोटे से अपराध के लिए किसी इंसान मीन्स फॉल्डर को बेरहमी से कुचल देती है ना, किसी भी इंसान को। द कैरेक्टर सर टॉबी बेल्च रिप्रेजेंट विच एलिमेंट इन 12th नाइट। तो ये दिखाना है जो सर टॉबी बेल्च है वह 12th नाइट में बहुत ज्यादा, मतलब ये किस एलिमेंट, 12th नाइट में ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मेलनकली, प्यूरिटन, डिसिप्लिन, फेस्टिविटी एंड डिसऑर्डर, ट्रेजिक, आइसोलेशन। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर टॉबी बेल्च जो है वह 12th नाइट में बहुत ज्यादा मस्ती, शराब और फेस्टिविटी एंड डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्ले के कॉमिक को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, क्लियोपेट्रा इन ऑल फॉर लव सिंबलाइज। क्लियोपेट्रा, ऑल फॉर लव में जो क्लियोपेट्रा है ये क्या सिंबलाइज करती है, तो ऑल फॉर लव में क्लियोपेट्रा पूरी तरह से पैशनेट लव का प्रतीक है ना, जिसके लिए वो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है, तो पैशनेट लव। हु रिप्रेजेंट द रेजिड लॉ विदाउट मर्सी इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में रेजिड लॉ, बिना मर्सी का रेजिड लॉ कौन रिप्रेजेंट करता है, शाइलॉक ही करता है ना, जो कि एक जू मनीलेंडर है जो मर्सी की भावना को दरकिनार करके केवल कानून और अपने बॉन्ड पर अड़ा रहता है, मुझे तो चाहिए 1 पाउंड ऑफ फ्लैश बस। तो वो कौन रहता है, शाइलॉक इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विच कैरेक्टर इन आर्म्स एंड द मैन रिजेक्ट रोमांटिक आइडल्स ऑफ वॉर।
ठीक है। कौन सा कैरेक्टर है आर्म्स एंड मैन में जो रोमांटिक आइडल्स ऑफ वॉर को रिजेक्ट करता है? सर्जियस, रैना, ब्लंटशील, निकोला। ये बताना है। सी, ठीक है। सो राइट आंसर ब्लंटशील जो रहता है ना, ये एक प्रैक्टिकल सोल्जर होता है एंड युद्ध को वीरता का खेल नहीं बल्कि जीवित रहने का तरीका मानता है, टेक्निक मानता है, ठीक है। हैवदन क्वेस्ट मेनली सिंबलाइज, हैवदन जो है क्वेस्ट मेनली सिंबलाइज, तो हैवदन की जो कहानी है, अगर देखा जाए हैवदन की जो कहानी है वो पूरी तरह से कंप्लीटनेस और अपनी असली पहचान को पाने की खोज के लिए ही है, तो कंप्लीटनेस एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे है एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन, तो एक्सप्रेशनिज्म एक मूवमेंट है जो किस प्ले में रिप्रेजेंट होता है? जस्टिस, हैरी एप, ऑल फॉर लव, 12th नाइट, ठीक है, ये बताना है। देखिए जो आपके एक्सप्रेशनिस्ट राइटर है ना, वो आपके यूजीन ओ नील है, ठीक है, वो एक्सप्रेशनिस्ट राइटर है और उन्होंने अपने प्ले हैरी एप में, ठीक है, अपने प्ले हैरी एप में क्या किया है? एक्सप्रेशनिस्ट वे में लिखा है इसको, जिसमें क्या, इसमें क्या होता है ना, एक्सप्रेशनिज्म में क्या होता है, एक्सप्रेशनिज्म में क्या होता है कि कैरेक्टर के अंदर जो भावनाएं, जो विकृति, वो बाहरी दुनिया के जरिए दिखाया जाता है, यानी कि कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसके इंटरनल जो इमोशन है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्ले मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉमिक सब प्लॉट्स, यहाँ पे मैं बताना है विच प्ले मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉमिक सब प्लॉट, ठीक है, किस प्ले में कॉमिक सब प्लॉट का यूज है? मैकबेथ, 12th नाइट, जस्टिस, ऑल माय सन्स। तो ध्यान रखना है शेक्सपियर की कॉमेडी है 12th नाइट में मेन कहानी के साथ साथ ना एक सब प्लॉट, एक कॉमिक सब प्लॉट भी है, जैसे मालविली और सर टॉबी जैसे कैरेक्टर का एक कॉमिक सीन भी आता है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज बेस्ड ऑन एग्जैजरेशन, तो राइट आंसर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इस थॉट पर बेस्ड है कि इंसान का जो टेम्पेरामेंट है वो उसके शरीर के 4 तरल पदार्थ द्वारा तय होता है, तो टेम्पेरामेंट। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ड्रामेटिस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोड क्लासिकल रूल्स इन ट्रेजेडी, तो कौन से ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रिक्टली क्लासिकल, अपने ट्रेजेडी में क्लासिकल रूल को फॉलो किया है? तो जॉन ड्राइडन, ऑल फॉर लव में उन्होंने किया ही है, जॉन ड्राइडन न्यू क्लासिकल स्टाइल को अपनाते हैं और ऑल फॉर लव में उन्होंने क्लासिकल यूनिटीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। द टेक्निक ऑफ पॉज कैरीज मीनिंग मेनली इन, तो टेक्निक ऑफ पॉज आपको कहाँ मिलेगी? बर्थडे पार्टी में। अब तो इजी हो गया होगा आपको जानने में, ठहराव, पॉजेस, ठहराव बहुत गहरा अर्थ होता है जो कैरेक्टर के बीच में अनकहे डर और स्ट्रेस को पैदा करता है। आर्म्स एंड द मैन में है ना, नहीं बर्थडे पार्टी में, सॉरी। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्ले कंट्रास्ट रोमांटिक लव विद प्रैक्टिकल रियलिटी, कौन सा प्ले है जो रोमांटिक लव प्लस प्रैक्टिकल रियलिटी में कंट्रास्ट है ना। देखिए ये जो प्ले है ना, ये रैना का जो रोमांटिक युद्ध, रैना क्या सोचती है कि युद्ध आदर्शों की तुलना, मतलब रैना युद्ध के बारे में क्या सोचती है, और ब्लंटशील का जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसके सामने आ जाती है, तो उन दोनों के बीच में है आर्म्स एंड द मैन, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, द थीम ऑफ गिल्ट एंड कॉन्शियस डोमिनेट्स विच प्ले, तो गिल्ट एंड कॉन्शियस किस प्ले का डोमिनेट है? मैकबेथ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर वेंटिडियस बिलोंग्स टू, ये जो वेंटिडियस नाम का कैरेक्टर है ये किस प्ले से बिलोंग करता है? वेंटिडियस नाम का कैरेक्टर, तो वेंटिडियस ड्राइडन के प्ले ऑल फॉर लव का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो एंटनी के उसकी ड्यूटीज को याद दिलाता है। कहता है ये क्लियोपेट्रा के प्यार को छोड़ो, तुम्हारी ड्यूटी तुम क्या हो, याद दिलाता रहता है। विच प्ले शोज द कोलैप्स ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, कौन सा प्ले है जो अमेरिकन ड्रीम का कोलैप्स को दिखाता है? सो राइट आंसर यहाँ पे ये जो प्ले है ना, ये अमेरिकन ड्रीम के काले सच को दिखाता है, जहां पैसा कमाने की होड़ में इंसान अपनी नैतिकता और परिवार को खो देता है। कौन? ऑल माय सन्स में ही होता है ना, वो खराब पार्ट्स बेच देते हैं जिससे इतने सारे पायलट्स की डेथ हो जाती है, तो पैसा ही कमाना हुआ ना। दिस सब प्लॉट ऑफ डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी इज सेंट्रल टू, सो राइट आंसर यहाँ पे 12th नाइट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ड्रामेटिस्ट इज नोन फॉर मॉरल सटायर, कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो मॉरल सटायर के लिए जाना जाता है? हैरोल्ड पिंटर, बेन जॉनसन, यूजीन ओनील, आर्थर मिलर, ठीक है। कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो मॉरल सटायर के लिए जाना जाता है? देखिए बेन जॉनसन ही है जो अपने प्लेज में सोशल करेक्शन के लिए एक मजाक वे में, मतलब सोशल करेक्शन उनको कराना है लेकिन मजाक वे में वो चीजें करते हैं, यानी कि सटायर वे में करते हैं। वो लोगों की जो फुलिशनेस है एंड व्यवहार का जो इम्बैलेंस, यानी कि मॉरल सटायर करने के लिए ही जाने जाते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे बेन जॉनसन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे,
द सर्बो बुल्गारियन वॉर फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ, ये किसका बैकग्राउंड है? सर्बो बुल्गारियन वॉर फॉर्म्स द बैकग्राउंड। तो ये आपका आर्म्स एंड द मैन है। वेरी इजी क्वेश्चन है। जेबी शॉ का ये जो प्ले है ना आर्म्स एंड द मैन, ये कब आया था? 1885 में आया था। ठीक है, 1885 में आया था और ये सर्बो बुल्गारियन वॉर के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। ये प्ले नहीं आया था 1885 में, बल्कि ये जो सर्बो बुल्गारियन वॉर हुआ था ये 1885 में हुआ था। ठीक है, ये जो तो ये उसी पे बेस्ड है। आर्म्स एंड द मैन तो आया था आपका 1894 में पब्लिश हुआ था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच प्ले एक्सप्लोर माइंड वर्सेस बॉडी, कौन सा प्ले है जो माइंड वर्सेस बॉडी को एक्सप्लोर करती है? तो गिरीश कर्नाड का ये प्ले है हैवदन, माइंड वर्सेस बॉडी पर ही आधारित है ना, बेस्ड है, जहां कैरेक्टर के सिर और धड़ आपस में बदल दिए जाते हैं, एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, हैवदन। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैरेक्टर फोल्डर इज द विक्टिम ऑफ, किसका विक्टिम है कैरेक्टर फोल्डर? तो लॉ का विक्टिम है। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी बता दे रही हूँ। हु प्रेजेंट द वॉइस ऑफ रीजन इन आर्म्स एंड द मैन, हु प्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ रीजन इन आर्म्स एंड द मैन। तो वॉइस ऑफ रीजन आर्म्स एंड द मैन में वॉइस ऑफ द रीजन कौन रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। तो यहाँ पे सर्जियस है, रैना है, ब्लंटशील है, निकोला है। तो ध्यान रखना, ब्लंटशील वो प्रैग्मेटिक सोल्जर है, मतलब प्रैग्मेटिक सोल्जर मतलब रियलिज्म को दिखाता है, सच्चाई को बताता है। वो युद्ध को ना एकदम रोमांटिक ख्यालों के बजाय व्यवहारिक बुद्धि और रीजन की बात करता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द फ्रेज है द कॉमन मैन एज ट्रेजिक हीरो इज लिंक्ड विद। ठीक है, फ्रेज है द कॉमन मैन एज ट्रेजिक हीरो इज लिंक्ड विद। ठीक है, तो कॉमन मैन एज अ ट्रेजिक हीरो इज लिंक्ड विद आर्थर मिलर। ठीक है, आर्थर मिलर का ये मतलब आर्थर मिलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक कॉमन मैन भी ट्रेजेडी का हीरो हो सकता है अगर वो अपने नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष करता है। जरूरी नहीं है सिर्फ राजा महाराजा ही हो सकते हैं। विच प्ले क्वेश्चन द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो कौन सा प्ले है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दी बर्थडे पार्टी। ये जो प्ले है ना, ये सत्ता या समाज के अनजाने दबाव को गोल्डबर्ग और मैकान जैसे कैरेक्टर के जरिए दिखाता है कि व्यक्ति की लिबर्टी यानी कि पर्सन की लिबर्टी और पहचान पर सवाल उठाता है। तो बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट पे आएंगे, द प्ले है दी बर्थडे पार्टी एंड्स विद। इजी क्वेश्चन है आज के जो भी थे, लेकिन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट में हम करेंगे सिर्फ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट। ओके, द प्ले बर्थडे पार्टी एंड्स विद, जो प्ले है बर्थडे पार्टी ये किस पे एंड होता है? सेलिब्रेशन पे, मैरिज पे, साइलेंस एंड मेनेस पे, कॉमिक रिलीफ पे। तो अब यू नो वेरी वेल, अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो बर्थडे पार्टी है ये कॉमेडी ऑफ मेनेस है, एब्सर्ड ड्रामा है, तो ऑब्वियसली ये साइलेंस एंड मेनेस पे ही खत्म होगा, है ना। प्ले के पिंटर जी का ये प्ले है। पिंटर के प्ले का अंत अक्सर एक डरावनी खामोशी और अनकहे मेनेस के साथ होता है। मेनेस मतलब खतरा, ऐसा खतरा, अनकहा खतरा, अनजान खतरा, इसके साथ होता है जहां हीरो को ना एक मिस्टीरियस तरीके से ले जाया जाता है, जैसे कि उनको लिया गया था, स्टैनले वेबर को ले जाया गया था, कौन? गोल्डबर्ग और मैकान दोनों लेके चले गए थे, है ना। तो आपको खुद ही वहां पे एक डर हो जाता है कि कहाँ लेके चले गए, अचानक से आए भी, अपना पूरा फुल इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज बेस्ट सीन इन। तो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसमें देखा जाता है ना। तो टेल्फ नाइट, हैवदन, मैकबेथ एंड जस्टिस। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, देखिए ये जो प्ले है ना, ये एंशिएंट मिथ और जो ट्रेडिशन है उसको ना मॉडर्न आइडेंटिटी, ठीक है, मॉडर्न पहचान के मॉडर्निटी के साथ जोड़ा दिखाया जाता है, तो वो हो गया हैवदन। हैवदन ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द हॉर्समैन हैवदन अल्टीमेटली सीक्स। जो हॉर्समैन है हैवदन में, जो हॉर्समैन है वो क्या चाहता है? वो कंप्लीटनेस चाहता है। क्या चाहता है? कंप्लीटनेस, यानी कि घोड़े के सिर वाला आदमी पूरे प्ले में अपना अधूरापन मिटाकर कंप्लीटनेस प्राप्त करने की कोशिश करता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब 50 क्वेश्चन और हैं जो हम कर लेते हैं। इन आर्थर मिलर ऑल माई सन्स हु इज लैरी फॉर्मर फियोंसे हु इज नाउ इन लव विथ क्रिस। जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया था कि आर्थर मिलर में ऑल माई सन्स, ये लैरी का फॉर्मर फियोंसे कौन है? हु इज नाउ, जो किससे प्यार करने लगी है? लैरी, जब लैरी की डेथ हो जाती है, लैरी गायब हो जाता है, तो फिर किससे प्यार करने लगती है? क्रिस से। पहले वो लैरी की मंगेतर होती है, तो वो कौन होती है? वो एन डीवर, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है, एन डीवर ही होती है। एन डीवर पहले लैरी की मंगेतर रहती है, लेकिन लैरी के गायब होने के बाद वो उसके भाई क्रिस केलर से प्यार करने लगती है।
तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द प्ले हैवदन इज बेस्ड ऑन विच वर्क बाय थॉमस मन। जो हैवदन है ना, ये थॉमस मन का, जो थॉमस मन थे उनके किस वर्क पर बेस्ड है हैवदन? मैजिक माउंटेन, डेथ इन वेनिस, ट्रांसपोज्ड हेड्स, डॉक्टर फॉस्टेस। मैंने पढ़ाया है ये भी। तो कर्नाड का ये जो प्ले है ना, ये थॉमस मान के जो नॉवल है द ट्रांसपोज्ड हेड्स, और एंशियंट एक था, एंशियंट क्या बोल सकते हो आप उसको, एंशियंट स्टोरी है वेताल करके, पंच वैशंती पर भी आधारित है। तो ये ध्यान रखना, ट्रांसपोज्ड हेड्स पर आधारित है, ठीक है। इन मैकबेथ व्हाट डज लेडी मैकबेथ डू आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड बाय गिल्ट एंड मैडनेस? एक चीज ध्यान रखना, जो हैवदन है ना वो कथा सरित सागर पर भी बेस्ड है। कथा सरित सागर, ठीक है, सरित सागर पे बेस्ड है। एंड थॉमस मान का ट्रांसपोज्ड हेड्स पर भी बेस्ड है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये प्ले आया कब था हैवदन? ये 1971 में आया था। इसको जॉनरा याद रखना, इसका जॉनरा क्या है? तो ये मॉडर्न इंडियन ड्रामा, ठीक है, यक्षगान स्टाइल में लिखा गया है, यक्षगान स्टाइल में। नेक्स्ट पे आएंगे। तो इन मैकबेथ व्हाट डज लेडी मैकबेथ डू आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड बाय गिल्ट एंड मैडनेस? इसका बताना है कि क्या होगा। देखिए, डंकन के मर्डर के बाद लेडी मैकबेथ गिल्ट के कारण पागल हो जाती है और इवेंचुअली वो क्या करती है? सुसाइड कर लेती है। सुसाइड से सी कमिट सुसाइड, है ना। विच कैरेक्टर इन आर्म्स एंड द मैन इज डिस्क्राइब एज द फॉल्स रोमांटिक हीरो? तो आर्म्स एंड द मैन में कौन सा कैरेक्टर है जो फॉल्स रोमांटिक हीरो के रूप में डिस्क्राइब्ड है? फॉल्स रोमांटिक हीरो के रूप में। तो सर्जियस युद्ध को ना एक बहादुरी का खेल समझता है, जबकि असल में वो केवल दिखावा करता है, इसलिए उसे ना फॉल्स रोमांटिक हीरो कहा जाता है। मेजर सर्जियस, जो किसका मंगेतर रहता है? फियोन से रेना पेटकॉफ का, ठीक है। ये ना युद्ध को क्या समझता है ना, ये युद्ध को एक बहादुरी का खेल समझता है। कहते हैं कि जो बहादुर लोग होंगे वही युद्ध जीतेंगे या युद्ध खेलेंगे, युद्ध में लड़ाई लड़ेंगे, जबकि असल में वो केवल दिखावा करता है। इन द बर्थडे पार्टी व्हाट वाज स्टैनले वेबर फॉर्मर प्रोफेशन? तो बर्थडे पार्टी में जो स्टैनले वेबर है, इसका पहले का प्रोफेशन क्या था? मतलब पहले ये क्या था? सोल्जर था, टीचर था, पियोनिस्ट था, सॉलिसिटर था। ये बर्थडे पार्टी का मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टैनले वेबर। इसी को लास्ट में गोल्डबर्ग एंड मैकनान दोनों लेके जाते हैं, ठीक है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, बर्थडे पार्टी का जो मेन कैरेक्टर स्टैनले वेबर पहले एक पियानो था, ठीक है, पियोनिस्ट था, जो अब एक बोर्डिंग हाउस में गंदा और बेतरतीब रहता है। तो पियोनिस्ट इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फोर ह्यूमर्स इज एसोसिएटेड विद इरिटेबिलिटी? ठीक है, इरिटेबिलिटी और जेलसी लाइक द कैरेक्टर काइटली। तो काइटली नाम का जो कैरेक्टर था उसके अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन थी, जेलसी थी अपने वाइफ के प्रति। तो ये कौन से ह्यूमर को दिखाता है? ब्लड, फेम, ठीक है, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। कौन सी ह्यूमर को दिखाता है ये बताना है बच्चे। देखिए, अगर ब्लड है, ब्लड जिसके अंदर ज्यादा है मीन्स वो सैंग्विन टाइप का बंदा है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड वाली मात्रा ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो वो सैंग्विन टाइप का बंदा है, बहुत ज्यादा सैंग्विन है, ठीक है। टेम्पेरामेंट उसका कैसा होगा? मतलब सैंग्विन होगा। उसकी क्वालिटीज क्या रहेगी? वो हॉट होगा एंड मॉइस्ट होगा, थोड़ा सा टेंडर भी होगा, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर फ्लेम है जिसके अंदर, तो वो फ्लैग्मेटिक होगा, PHLEGMATIC, फ्लैग्मेटिक होगा, यानी कि टेम्पेरामेंट उसका फ्लैग्मेटिक होगा। और उसकी क्वालिटीज क्या होगी? बहुत वो कोल्ड होगा, शांत स्वभाव का होगा एंड मॉइस्ट होगा, ये भी, ठीक है, मॉइस्ट होगा, ओके, ये ध्यान रखना है। येलो बाइल वाला अगर होगा तो ये कोलरिक टाइप का होगा, इसका जो टेम्पेरामेंट होगा ये कोलरिक होगा। कोलरिक मीन्स हॉट एंड ड्राई होगा, हॉट एंड ड्राई होगा, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा, फायर टाइप का गुस्से वाला होगा, हॉट टेम्पर टाइप का होगा ये। अगर ब्लैक बाइल है तो ब्लैक बाइल कैसा होगा? ये मेलनकॉलिक होगा, इसका टेम्पेरामेंट कैसा होगा? मेलनकॉलिक मतलब ये भी कोल्ड एंड ड्राई होगा, मेलनकॉलिक कोल्ड होगा एंड ड्राई होगा,
मतलब ज्यादा सख्त व्यवहार इसका नहीं होगा। तो जेलसी किस में आती है, ये बताना है। जेलसी इसी वाले में आती है। कॉलरिक जिसका टेम्पेरामेंट होगा, एलोबाइल में आती है। हॉट एंड ड्राई, फायर होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पे एलोबाइल इज करेक्ट। ठीक है, एलोबाइल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे एलिजाबेथ एज एरा के अनुसार एलोबाइल शरीर में, मतलब एलोबाइल अगर बॉडी में बढ़ने से इंसान कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से, मतलब गुस्से वाला हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है, जैसे कि काइटली का स्वभाव था जैसे कि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इन द हैरी ऐप वेयर डज यांग गो एट द वेरी एंड सीकिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो हैरी ऐप में यांग लास्ट में कहाँ जाता है कि आखिर मेरा कौन है, जो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, लास्ट में वो कहाँ जाता है, स्टील फैक्ट्री जाता है, लेबर यूनियन मीटिंग में जाता तो है, बट वहां से भगाया जाता है। चर्च नहीं जाता, गोरिल्ला केज एट द जू जाता है, जहां से उसे लगता है ना। तो गोरिल्ला केज एट द जू, समाज द्वारा हर जगह ठुकराए जाने के बाद यांग खुद को एक जानवर मानकर गोरिल्ला के पिंजरे में चला जाता है, जहां वो मारा जाता है। गोरिल्ला को ये आजाद कर देता है, गोरिल्ला जब आजाद हो जाता है तो इसे मार देता है। जॉन गॉल्सवर्दी का जस्टिस स्पेशली लेड टू लीगल रिफॉर्म इन विच एरिया, लेबर लॉज। मतलब जॉन गॉल्सवर्दी का जो जस्टिस है ना, वो स्पेशली किस लीगल रिफॉर्म की ओर जाता है, किस एरिया में, लेबर लॉज की जो मजदूरों वाला था, कि मिलिट्री ड्राफ्ट, की ब्रिटिश प्रिजन लॉज, की मैरिज एक्ट। तो ये भी इजी है, ब्रिटिश प्रिजन लॉ। गॉल्सवर्दी का जो प्ले है, जस्टिस का जो प्रभाव था, प्रभाव के कारण जो ब्रिटिश, यानी कि प्रेजेंट टाइम के जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो होम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उस टाइम के, जब गॉल्सवर्दी ने इस प्ले को लिखा था, उस टाइम के जो ब्रिटिश होम मिनिस्टर थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने जेलों में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो टाइम पीरियड था उसको कम कर दिया था इस प्ले को देखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु इज द मर्चेंट रेफर टू इन द टाइटल। तो भाई यहाँ पे मर्चेंट कौन है, अक्सर लोग शाइलॉक को मेन कैरेक्टर समझते हैं, लेकिन प्ले का जो टाइटल है मर्चेंट, मर्चेंट कौन है ये बताना है। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हु इज द मर्चेंट रेफर टू द टाइटल, मर्चेंट कौन है, साइलॉक है, बेशेनियो है, एंटोनियो है, लॉरेंजो है, कौन है मर्चेंट। अक्सर हम लोग समझते हैं कि मर्चेंट यही है, कौन, साइलॉक, बट साइलॉक नहीं है, एंटोनियो है मर्चेंट। अक्सर लोग साइलॉक को मेन कैरेक्टर समझते हैं, लेकिन प्ले का जो टाइटल मर्चेंट है ना, मर्चेंट एक्चुअली एंटोनियो के लिए ही यूज किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन ऑल फॉर लव विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ड्यूटी एंड एक्ट एज एंटनी जनरल। तो ऑल फॉर लव में कौन सा कैरेक्टर है जो ड्यूटी और एक्ट एंटनी के जनरल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एलेक्सिस है, वेंटिडियस है, ऑक्टिवियस है, शेरापियन है। देखिए, वेंटिडियस एंटनी का बहुत फेथफुल जनरल है, जो उसे क्लियोपेट्रा से मोह निकाल कर कहता है, क्लियोपेट्रा से जो तुम्हारी मोह माया उसको खत्म करो, और अपने रोमन का जो कर्तव्य है उसको याद दिलाता है, रोमन की जो ड्यूटी है तुम्हारे ऊपर, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाओ। तो वो वेंटिडियस ही होता है, इसका वो सच्चा वफादार जनरल होता है। ठीक है, बार बार ये कहता है क्लियोपेट्रा को भूल जाओ, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझो। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, which movement is defined by the idea that industrial society turns man into a machine। ठीक है, यहाँ पे बताना कौन सा मूवमेंट है जो डिफाइन किया गया है by the idea that industrial society turns man into a machine। देखिए, कौन सा मूवमेंट है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को दिखाता है, तो कौन सा मूवमेंट है जो ये दिखाता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी टर्न्स मैन, जो मैन है वो एक मशीन में बदल जाता है। कौन सा, सोशल रियलिज्म, एब्सर्डिस्ट ड्रामा, एक्सप्रेशनिज्म, न्यू क्लासिसिज्म। तो वो आपका एक्सप्रेशनिज्म है। एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न जो औद्योगिक समाज के लोग हैं वो इंसान को एक मशीन के पुर्जे में बदल देता है। ठीक है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच फीचर। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है, एब्सर्ड ड्रामा में क्या होता है, डायलॉग के बीच में खामोशी और पॉजेज, कैरेक्टर की असुरक्षा और जो उसकी कम्युनिकेशन की विफलता को दिखाता। तो साइलेंस एंड पॉजेज जरूर होंगे, डायलॉग ज्यादा नहीं होते, कैरेक्टर से ज्यादा डायलॉग नहीं बुलवाए जाते, ज्यादा खामोशी रहती है। विच प्ले राइट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द ड्रामा ऑफ आइडियाज। कौन सा प्ले राइट है जो ड्रामा ऑफ आइडियाज से मोस्टली क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड है। तो ये राइट आंसर शॉ हो जाएंगे, है ना, ड्रामा ऑफ जी बी शॉ। ड्रामा ऑफ आइडियाज मतलब शॉ के प्ले को
जेबी शॉ के प्ले को ड्रामा ऑफ आइडियाज कहा जाता है क्योंकि वहाँ कैरेक्टर से ज्यादा उनके थॉट और सामाजिक बहस को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी लाइक ड्राइडन ऑल फॉर लव इंसिस्ट ऑन, तो न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी जैसे कि ड्राइडन की ऑल फॉर लव है, तो न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी में ग्रीक जो रूल होते हैं, जैसे कि ग्रीक रूल है यानी कि जो यूनिटीज, ग्रीक की जो क्लासिकल यूनिटीज है जैसे कि टाइम प्लेस एंड एक्शन, 3 यूनिटीज का पालन करना ये अनिवार्य माना जाता है न्यू क्लासिकल ट्रेजेडीज में। मतलब ये माना ही जाता है कि आपको ग्रीक रूल को फॉलो करना है, ग्रीक जो क्लासिकल यूनिटीज है, जो टाइम प्लेस एंड एक्शन है, इस चीज को आपको फॉलो करना अनिवार्य है अगर आप न्यू क्लासिकल स्टाइल में लिख रहे हो तो। नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म है कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी बेस्ट अप्लाइज विच प्ले टू 12th नाइट इज वेरी इजी। नेक्स्ट पे आएंगे, गिरीश कर्नाड यूजेस द यक्षगान स्टाइल विच इज अ फॉर्म ऑफ, तो गिरीश कर्नाड ने अपने है वदन में यक्षगान स्टाइल में लिखा है, इसका यूज किया है, ठीक है। विच इज अ फॉर्म ऑफ, ये किसका फॉर्म है, ये किसका रूप है, ठीक है। तो यक्षगान कर्नाटका का एक ना ट्रेडिशनल लोक कला और एक डांस है ना, डांस प्ले स्टाइल है जिसका यूज कर्नाड ने अपनी कहानी कहने के लिए किया है। तो ट्रेडिशनल इंडियन फोक ड्रामा है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, डांस वाला ड्रामा है। विच प्ले इज डिस्क्राइब एज द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन, तो कौन सा प्ले है जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन मैन, है ना। तो ये जो प्ले है ना, ये आम आदमी से लेकर केलर के नैतिक पतन और उसकी जो पारिवारिक ट्रेजेडी को दिखाता है। कौन सा प्ले, ऑल माई सन्स, ऑल माई सन्स में ही तो जो किलर होता है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनस इज एसोसिएटेड विद विच प्ले राइट, तो ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनस ये किस प्ले राइट से एसोसिएटेड है, तो ये इजी हो जाएगा हैरोल्ड पिंटर से। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ सोशल रियलिज्म इन जस्टिस, तो सेंट्रल आइडिया क्या है सोशल रियलिज्म इन जस्टिस, जस्टिस में सेंट्रल आइडिया क्या है। सो राइट आंसर, लॉ विदाउट ह्यूमैनिटी इन जस्टिस, अगर ऐसा लॉ हो जिसमें ह्यूमैनिटी ही ना हो तो इसका मतलब वो इनजस्टिस है ना। सोशल रियलिज्म का उद्देश्य का मतलब ये होता है समाज के कड़वे सच को दिखाना, जैसे जस्टिस में दिखाया गया, बिना दया का कानून केवल अन्याय ही करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑथर यूजेस ड्रामा एज अ टूल फॉर सोशल करेक्शन थ्रू रियलिज्म, कौन से ऑथर ने ड्रामा का यूज किया है सोशल करेक्शन यानी कि सामाजिक चीजों को सुधारने के लिए एक टूल के रूप में और रियलिज्म को दिखाते हुए, ठीक है। तो कौन से राइटर है, देखिए रियलिज्म के जरिए समाज की कमियों को सुधारने के लिए प्ले को एक थ्रू मान लेना, एक टूल मान लेना, ठीक है, एक टूल की तरह यूज करना, ये किसका काम था, ये बेन जॉनसन का काम था। जैसे समाज की जो बुराइयां हैं, समाज के जो इश्यूज हैं उसको सुधारने के लिए वो क्या करते थे, एक प्ले लिखते थे, एक प्ले के माध्यम से ही वो ये सारी चीजें समाज को सुधारते थे, ठीक है। प्ले का एक टूल यानी कि एक औजार का काम करते थे, एक औजार की तरह यूज करते थे, है ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द हेड इज द साइन ऑफ द मैन इज अ की लाइन फ्रॉम विच प्ले, द हेड इज द साइन ऑफ द मैन, ये एक की लाइन है किस प्ले का, हैरियट, मैकबेथ, है वदन, बर्थडे पार्टी। यहाँ पे हेड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सभी को समझ में आ गया होगा, यानी कि सिर ही मनुष्य की पहचान होती है। तो ये गिरीश कर्नाड की प्ले है वदन की मेन लाइन है और ये प्ले ना एक दार्शनिक क्वेश्चन उठाता है कि इंसान की असली पहचान उसके दिमाग से होती है या उसके शरीर की ताकत से। तो यहाँ पे है वदन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इनजस्टिस हेक्टर फ्रॉम डिस्क्राइब जस्टिस एज व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हेक्टर फ्रॉम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं जस्टिस को व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, क्राउन, मशीन, बैलेंस, स्किल। तो हेक्टर फ्रॉम जस्टिस को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं, एक मशीन के रूप में, है ना। जस्टिस में जो ये लॉयर रहते हैं हेक्टर फ्रॉम, वो न्याय की तुलना एक मशीन से करते हैं। वो कहते हैं एक बार जब इसे चालू कर दिया ना तो ये बिना सोचे समझे, जैसे मशीन होती है ना एक बार चालू कर दे तो चलती रहती है, वैसे न्याय भी है ना, जस्टिस भी है। एक बार अगर स्टार्ट हो गया न्याय खेलना, कोर्ट खेलना, तो अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये भी बिना सोचे समझे चलती रहती है। अपने रास्ते पे आने वाले जितने भी, जिस तरह मशीन है नहीं समझती कौन रास्ते में आ रहा है कौन नहीं, गरीबों को कुचल देती है, उस तरह ये लॉ भी है, जस्टिस भी है। तो इन्होंने जस्टिस की तुलना इसी से की है, मशीन से। इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन स्पोकन विच कैरेक्टर, तो ये ऑर्शिनो हो जाएंगे, ड्यूक ऑर्शिनो। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑल माई सन्स जो किलर सेज आई डिड इट फॉर माई, ऑल माई सन्स में जो किलर कहते हैं कि आई डिड इट फॉर माई कंट्री, प्रॉफिट, फैमिली, ऑनर, क्या करेक्ट होगा, ठीक है, वो क्या कहते हैं। देखिए अगर बात यहाँ पे हम करेंगे तो
ये ऑल माय सन्स आर्थर मिलर का प्ले है। इसमें जो किलर है वो अपनी गलती का बचाव करते हैं, अपनी गलतियों को ना डिफेंड करते हुए कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया, जैसे मैंने खराब पार्ट्स बेचे, तो किस लिए किया? अपने परिवार के भविष्य के लिए किया। उसे बाद में एहसास होता है कि उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, सिर्फ परिवार के प्रति नहीं है। तो वो कहते हैं अपने आप को, जब इनकी सच्चाई सामने सबके सामने आ जाती है ना, तो जो किलर अपने आप को डिफेंड करते हैं कि आई डिड इट फॉर माई फैमिली, मैंने अगर कुछ भी किया तो अपने परिवार की भलाई के लिए किया। लेकिन लास्ट में इनको एहसास होता है कि नहीं, गलत किया मैंने। तो ये लाइन कहाँ पे आएगी? सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। तो इस फाउंड इन अ लेटर टू होम, किसके लेटर में मिलता है? मालवेलियो। नेक्स्ट पे आएंगे, विच कैरेक्टर सेज आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट ड्यूरिंग बैटल, बैटल के दौरान मैं हमेशा अपने कारतूस में चॉकलेट रख के चलता हूं गोलियों के बजाय। कौन सा कैरेक्टर ये बात कहता है? तो आर्म्स एंड द मैन में जो मेन कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंशिल, बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्जर है, प्रैग्मेटिस्ट सोल्जर है। वो कहता है युद्ध में कारतूस के बजाय मैं चॉकलेट रखना पसंद करता हूँ क्योंकि भूख लगने पर वो ज्यादा काम आती है। तो ब्लंशिल इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हैथ नॉट अ ज़्यूज आइज इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर? हैथ नॉट अ ज़्यू आइज, ये किस कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है? क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती है? हैथ नॉट अ ज़्यू आइज, ये शाइलॉक का बहुत ही इफेक्टिव स्पीच है और इसके थ्रू वो जो क्रिश्चियन कैरेक्टर को बताता है कि ज़्यू भी इंसान है, यानी कि यहूदी भी इंसान है, उन्हें भी वैसा ही दर्द और भावनाएं फील होती हैं जैसे तुम्हें होती हैं। तो शाइलॉक की स्पीच है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन द हैरी एप व्हाट डज यांग शाउट टू एक्सप्रेस एलिनेशन? हैरी एप में जब यांग चिल्लाता है ना, एलिनेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है? चिल्ला के, आई एम द किंग, आई डोंट बिलोंग, फेयर इज फाउल, जस्टिस फॉर ऑल। देखिए, हैरी एप में जो हीरो है यांग ना, वो पूरे प्ले में बस यही बोलता है कि ये मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, आई डोंट बिलोंग चिल्लाता है। वो समाज में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अमीरों और मजदूरों दोनों के बीच में खुद को अलग थलग फील करता है। कहता है आई डोंट बिलोंग, मैं कहीं का नहीं हूँ, है ना, मेरा यहाँ कोई जगह नहीं है। यह है, वो बोलता है यांग। टू स्पोर्ट विद ह्यूमन फॉलीज नॉट विद क्राइम्स अपीयर्स इन द प्रोलॉग ऑफ, ये किसके प्ले के प्रोलॉग हैं? टू स्पोर्ट विद ह्यूमन फॉलीज विद नॉट विद क्राइम्स, तो ये किस प्ले में आपके आते हैं ये बताना है। टू स्पोर्ट विद ह्यूमन फॉलीज नॉट विद क्राइम्स अपीयर्स इन द प्रोलॉग ऑफ। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बेन जॉनसन का जो प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की प्रोलॉग में क्लियर आता है। इसका उद्देश्य ये हो गया कि जो इंसानी मूर्खताएं हैं, यानी कि इंसानी जो फॉलीज हैं उसका मजाक उड़ाना, ना कि अपराधों का, है ना। जो ह्यूमन फॉलीज हैं उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्राइम्स का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है ना। वह हंसी के जरिए समाज सुधारना चाहते हैं। कौन? बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कौन कहता है ये बात? कौन कहता है? नींद में चलने की सीन के दौरान लेडी मैकबेथ ये बात कहती है कि अरब के सारे इत्र भी इस छोटे से हाथ को महका नहीं पाएंगे। ठीक है, ये उनके जो गिल्ट है ना उसको दिखा रहा है कि उन्होंने डंकन की हत्या की और अब उनके हाथों में खून की गंध नहीं जा रही है। तो ये लेडी मैकबेथ ने कहा है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, स्टेटमेंट एंड रीजन से आ गया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 30 हो ही गया है, 20 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट से आई थिंक मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आंसर करना। स्टेटमेंट आर कहता है कि इन हैवदन पद्मनी लव्स बोथ देवदत्त एंड कपिल। हैवदन में पद्मनी दोनों से प्यार करती है, देवदत्त और कपिल से, दोनों से करती है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे रहेंगे ना वो तुरंत कर लेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया इस चीज को, तो मुझे इतना तो गट्स है कि हाँ आप कर लोगे। और इजी भी क्वेश्चन है, कहीं से भी पढ़े रहेगा वो भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो हर कोई पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, और अब पढ़ भी रहे हो तो हर कोई कर लेगा, इतना भी टफ ये क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट यस क्या कह रहा है? सी एक्सीडेंटली स्वैप्स देयर हेड्स व्हाइल सीकिंग परफेक्शन। चलिए बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपको, मतलब कौन सा क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है। देखिए बात अगर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे स्टेटमेंट आर में, हैवदन में जो पद्मनी है, पद्मनी को ना देवदत्त वाला माइंड चाहिए, क्योंकि देवदत्त के माइंड से उसको बहुत प्यार है। और कपिल की बॉडी मतलब कपिल का जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, दोनों की ओर वो आकर्षित रहती है।
वह एक ना कंप्लीट पुरुष की तलाश में अनजाने में उसके सिर बदल देती है। कंप्लीट पुरुष चाहिए, यानी कि देवदत्त का माइंड चाहिए और कपिल की ताकत चाहिए, दोनों चाहिए उसको, पद्मनी को। ठीक है। स्टेटमेंट यस क्या कह रहा है, यहाँ पे बात करेंगे। स्टेटमेंट यस क्या कह रहा है, ठीक है। सी एक्सीडेंटली स्वैप दियर हेड्स, स्टेटमेंट ये इसका है कि उसको कंप्लीट पुरुष की तलाश में वो अनजाने में उसके सिर बदल देती है, क्योंकि उसको चाहिए कंप्लीट पुरुष, देवदत्त का माइंड भी रहे और कपिल की ताकत भी रहे, एक ही इंसान के अंदर ये दोनों चीजें रहें। तो वो क्या कहती है, ये सही है। सी एक्सीडेंटली स्वैप दियर हेड्स व्हाइल सीकिंग परफेक्शन, उसने एक्सीडेंटली हेड को अलग कर दिया परफेक्शन को पाने के लिए। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, बोथ आर एंड एस आर ट्रू, आर इज ट्रू, एस इज फॉल्स, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है भाई, ये दोनों की तरफ आकर्षित होती है। यहाँ पे वो एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझ के ही करती है। खैर एक्सीडेंटली आ गया है तो उसने हेड की अदला बदली करती है, क्यों, परफेक्शन के लिए। एक कंप्लीट पुरुष चाहिए उसको, ऐसा माइंड भी हो और बॉडी भी हो, ताकत भी हो। तो यहाँ पे राइट आंसर बोथ आर एंड एस आर ट्रू, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट आर कह रहा है आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। जो आर्म्स एंड द मैन है वो एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। एंड स्टेटमेंट एस कह रहा है द प्ले ग्लोरीफाइज वॉर एंड हीरोइज्म। जो प्ले है ना वो वॉर एंड हीरोइज्म को क्या कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए आर तो ट्रू है, आर्म्स एंड द मैन एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, इज ट्रू। ठीक है, बट ये जो प्ले है ना ये वॉर और हीरोइज्म को ग्लोरीफाई नहीं करता बल्कि मजाक उड़ाता है वॉर का। तो यहाँ पे आर आपका सही है, एस गलत है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आर इज ट्रू, एस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। स्टेटमेंट आर, स्टैनली वेबर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी। इतना भी टफ नहीं है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लाया है लेकिन इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। स्टैनली वेबर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी। स्टेटमेंट एस कह रहा है कि ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। स्टैनली वेबर बर्थडे पार्टी का प्रोटैगनिस्ट है, जो कि करेक्ट है कि नहीं। और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बर्थडे पार्टी में वो सेलिब्रेट भी करता है। अब ये करेक्ट है कि नहीं आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या, ये तो करेक्ट है, आर इज ट्रू एंड एस इज फॉल्स। तो आर इज ट्रू, एस इज फॉल्स, ए इज करेक्ट। जो स्टैनली वेबर है वो प्ले का हीरो है, लेकिन वो कोई सफल व्यापारी नहीं होता। वो एक गंदा समाज में कटा हुआ एक फॉर्मर पियोनिस्ट रहता है, जो कि एक बोर्डिंग हाउस में छिपा हुआ है, ये इसकी पहचान है। यहाँ पे बताना है, जो किलर कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ ऑल माई सन्स। ये कह रहा है सी रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड बियॉन्ड हिज फैमिली। कौन सा करेक्ट है, देखिए जो किलर को जब पता चलता है ना, जब ये पता चलता है कि उसका बेटा लैरी उसकी वजह से मरा है, तो वो सुसाइड कर लेता है। बिल्कुल करेक्ट है, जब पता चलता है ना कि उसका बेटा, एक लेटर मिलता है लास्ट में जो डीवर पढ़ती है, ठीक है, एंड डीवर वो पढ़ती है, तो उसमें लिखा रहता है, क्रिश भी पढ़ता है, तो उसमें लिखा रहता है कि मैंने ये चीज़ों की वजह से मेरे पिता ने किया था, तो मुझे पता, मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील हुई समाज के सामने, इसलिए मैंने आत्महत्या कर लिया। तो बाप को जब पता चलता है कि मेरी वजह से मेरा बेटा ने सुसाइड किया, तो ये भी सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड बियॉन्ड हिज फैमिली। दूसरा मतलब उन्हें एहसास होता है कि युद्ध में मारे गए सभी पायलट उनके बेटों जैसे ही थे, तो ये भी करेक्ट है ना। बिल्कुल लास्ट में रियलाइज होता है कि जो भी युद्ध में मारे गए थे मेरी वजह से बेटे, वो भी मेरे बेटे जैसे ही थे। जब उनको अपना बेटा खो जाता है, अपनी बेटी की डेथ सुन लेते हैं ना, तब उनको रियलाइज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ आर एंड एस आर ट्रू, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ आर एंड एस आर ट्रू। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, ठीक है, तो देखो न्यू क्लासिकल ड्रामा फॉलोज द 3 यूनिटीज, बिल्कुल करेक्ट है। न्यू क्लासिकल ड्रामा, अगर आप प्लेस को न्यू क्लासिकल ड्रामा में कोई राइटर लिख रहा है तो उनको जो क्लासिकल, जो एंशिएंट क्लासिकल यूनिटीज है उनको फॉलो करना जरूरी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है अल्फा लव टेक्स प्लेस अक्रॉस मेनी कंट्रीज एंड ईयर, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि शेक्सपियर का एंटनी क्लोपेट्रा ने जो सेटिंग रखी थी वो अलग अलग जगह लिखी। अल्फा लव जो है ये न्यू क्लासिकल स्टाइल में लिखा गया है, 3 यूनिटीज को फॉलो करता है, यानी कि एक ही जगह फॉलो करेगा। ये एक ही जगह, बल्कि एक ही जगह पर पूरे एक ही जगह एक ही दिन के अंदर कहानी घटती है। तो यहाँ पे तो भाई एस गलत हो गया, आर सही हो गया। तो आर इज ट्रू, एस इज फॉल्स। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच प्ले राइट इज वर्क फोकसेस ऑन इनर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा प्ले राइट का वर्क है जो इनर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करता है? कौन से प्ले राइट का वर्क है? शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ड्राइडन, जेबी शॉ। कौन से प्ले राइट है जो, कौन से प्ले राइट का वर्क ना जो इनर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करता है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? शेक्सपियर। शेक्सपियर शेक्सपियर का प्ले जो है स्पेशली मैकबेथ, वो ना इनर जो मानवीय यानी कि इनर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पर सेंटर्ड है, जहां हीरो की आत्मा सही और गलत के बीच जूझती रहती है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्शिया एंटर द कोर्ट डिस्गाइज्ड एज। तो बाल्थज़र, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आएंगे, द शर्बो बुल्गारियन वॉर फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ विच प्ले। किस प्ले का है ये बैकग्राउंड? तो आर्म्स एंड द मैन इज, ये भी सही है ना। जेबी शॉ का ये जो प्ले है ये 1885 के जो सर्बो बुल्गारियन युद्ध की बैकग्राउंड पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्ले वाज पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। कौन सा प्ले फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था? तो मैकबेथ। 37 प्लेज शेक्सपियर के पब्लिश हुए थे ना। हु एक्ट एज द मॉरल फॉइल टू मैकबेथ? तो बैंको। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यांग इन द हैरी ऐप रिप्रेजेंट। हैरी ऐप में जो यांग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिनेशन मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैन, है ना, क्योंकि यांग एक अलग थलग आधुनिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मानव का प्रतीक है, जो मशीनीकरण के बीच ये भूल गया कि असल में वो कौन है और कहाँ है, ठीक है, काम करते करते। इन हैवदन, हु इज द ब्लैक स्मिथ एंड रेसलर। तो हैवदन में ब्लैक स्मिथ और रेसलर कौन है? देवदत्त है, कपिल है, हैवदन है या भगवत है। तो वो कौन है? तो हैवदन में जो कपिल है ना वो ब्लैक स्मिथ है और रेसलर भी है, जो शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, तभी तो ये स्ट्रेंथ इसी तरह वो चाहती है ना पद्मनी, तो कपिल ही है वो। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्ले राइट इज नोन फॉर एक्सपोजिंग कैपिटलिस्ट गिल्ट। तो कौन सा प्ले है जो एक्सपोजिंग कैपिटलिस्ट गिल्ट के लिए जाना जाता है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्थर मिलर का। कौन से प्ले राइट हैं, कौन से प्ले राइट हैं जो एक्सपोजिंग कैपिटलिस्ट गिल्ट के लिए जाने जाते हैं? तो आर्थर मिलर है ना। आर्थर मिलर अपने प्लेज में पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट गिल्ट को दिखाते हैं, जैसे लाभ कमाने की इच्छा नैतिकता को नष्ट कर देती है, जैसे कि ऑल माय सन्स में हुआ था, उसने लाभ कमाने के लिए खराब पार्ट्स बेच दिए, है ना, लास्ट में पछताता भी है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर एग्जाम्पल। ये कौन सा एग्जाम्पल है? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, अच्छा बुरा है, बुरा अच्छा है, ये एक विरोधाभास कर रहा है, तो हम पैराडॉक्स पे जाएंगे, है ना। ये दिखाता कि प्ले में जो सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे वो दिखती है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्ले टेक्स प्लेस इंटायरली इन अलेक्जेंड्रिया। कौन सा प्ले है जो अपनी सेटिंग पूरी तरह से अलेक्जेंड्रिया पर ही उसकी सेटिंग है? तो न्यू क्लासिकल, अगर हम रूल्स के कारण क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो करते हैं तो एक ही जगह उसकी सेटिंग होनी चाहिए। तो ड्राइडन का ये जो प्ले है ऑल फॉर लव, वो एक ही जगह यानी कि मिस्र की जो अलेक्जेंड्रिया में ही घटित होती है, ऑल फॉर लव। शेक्सपियर के एंटोनी क्लोपेट्रा में कई जगह सेटिंग है। इनजस्टिस, क्योंकि शेक्सपियर ने क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो नहीं किया है। इनजस्टिस, विलियम फाल्डर स्पिरिट इज ब्रोकन बाय, तो भाई सोलिटरी कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज द लैंडलॉर्डी हु डोटेस ऑन स्टैनले इन द बर्थडे पार्टी, तो मेज। नेक्स्ट पे आएंगे, 12th नाइट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो रोमांटिक कॉमेडी, है ना। 12th नाइट की बात अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक रोमांटिक कॉमेडी हो जाएगी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इंडियन मिथ विद मॉडर्न माइंड बेस्ट डिस्क्राइब विच ड्रामेटिस्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर है, ग्रीश कर्नाड है, मुल्क राजानंद है, R.K. नारायण है। तो ग्रीश कर्नाड जी जो है ना वो इंडियन मिथ और लोक कथाओं के मॉडर्न मानवीय समस्याओं से जोड़कर अपने प्लेस को लिखते थे, जैसे कि हैवदन उन्होंने लिखा, तो ग्रीश कर्नाड इज करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर नोबल वरीज अबाउट हिज सन्स। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो नोवेल है वो अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित रहता है। अपने बेटे की किस चीज पर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है? वेल्थ, हेल्थ, मॉरल्स या एजुकेशन। देखिए, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो नोवेल है यानी कि जो नोवेल है वो अपने बेटे की नैतिकता और उसके बिगड़ने को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है। कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, रात रात भर घूमता है, ये सारी चीजें बहुत चिंतित रहता है, कैसे कौन दोस्त है कौन क्या है। तो ये थे 150 क्वेश्चन, 1 घंटा 38 मिनट में मैंने कंप्लीट कराया है। क्वेश्चन इजी थे, मैं ही नहीं कहती कि बहुत टफ थे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम या तो कोट ले लेंगे या फिर स्टेटमेंट वाले थोड़े से टफ लेके आएंगे। आज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजी थे।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे चैनल पर जुड़ जा इसका पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके जुड़ जाइएगा। एंड अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, वो जो 5000 वाली वीडियोस हैं, 5000 वाली 5000 वाली MCQs, ये मैंने पीडीएफ बनाया है किसके लिए, LT के लिए। तो ये 5000 MCQs है, ठीक है, 5000 प्लस MCQs है, सॉरी। इस MCQs, ये जो MCQs है ये आपको 249 में मिल जाएंगी। इसमें 447 या 448 पेजेस हैं, क्योंकि कुछ ऐड किया गया है, तो 447 पेजेस हैं। और ये पीडीएफ ना प्रिंटेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 80 81 84 87 35 8081848735 पे आप व्हाट्सअप करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। 5000 प्लस MCQs है, टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक के बाद आंसर की है, पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप लोग बताइएगा नेक्स्ट किस पे हम पढ़ेंगे। बाय बाय।